Okay, so good evening friends and welcome to one more episode of Evening Atta. इस अगस्त सीरीज के अंदर में हम अपने पार्टनर से बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में क्यों रिटर्न्स बनते हैं, म्यूचुअल फंड में अलग अलग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कैसे हम क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज को बनाते हैं। अभी तक इस मंथ में मैंने अराउंड 3 सेशंस लिए हैं जहां हमने बहुत बेसिक चीजों की बात की है। Now the next step that I wanted you guys to have a good idea of is that कि सर हम जब काम स्टार्ट करते हैं और इन्वेस्टर से जब हम इन्वेस्टमेंट करा देते हैं, उसके बाद एक इन्वेस्टर को हम लोग कैसे अपने फिनोमैटिक ऐप का मोबाइल लॉगिन देते हैं, उसको इन्वेस्टर कैसे यूज करता है, हाउ डज ही सेट हिज पासवर्ड, वंस ही लॉग्स इन देन व्हाट डज ही सी, ये सब चीज को लेकर के आज मैं अगले आधे घंटे 40 मिनट आप लोगों से ये डिस्कशन करूंगा। सो मेरा आज का जर्नी जो होगा वो फ्रॉम अ क्लाइंट पर्सपेक्टिव होगा। I will be talking about things from a client perspective. Okay, so पूछने सर आज का कोड क्या है? इट इज EA017। सो जो लोग अटेंडेंस नहीं दिए हैं, आप लोग EA017 डाल करके अपना अटेंडेंस दे दीजिए। ठीक है। सो आई विल नॉट बी कवरिंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द सब ब्रोकर साइड कि सब ब्रोकर लॉगिन में क्या क्या दिखता है। उसके लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में वो सारी बातें करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट करा दिया, उसके बाद हम क्लाइंट से कैसे क्या चीजें देखेंगे, इसको लेकर के आज का हमारा डिस्कशन है। राइट। सो आज मैं इस डिस्कशन के अंदर में मैक्सिमम टाइम पे अपने मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करूंगा। राइट। सो मैं अपने मोबाइल फोन से ही आज का सेशन मेजरली दिखाऊंगा, तो इसको आप लोग काइंडली फॉलो करिएगा। और जैसा कि मैंने कहा दैट towards the end of today's session, after some 40-45 minutes, we'll have Mr. Suraj from PGI Mutual Fund, who is the head of products there. He'll be coming and talking to you live for 15-20 minutes about the upcoming NFO of PGIM Multi Cap Fund. तो वो क्या फंड है, कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, इसको लेकर के हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। और सो मैं अपना पहले स्क्रीन आप लोग को शेयर करता हूँ। ऑलराइट, सो अभी दोस्तों आपके सामने में मेरा मोबाइल फोन का स्क्रीन दिख रहा है। एंड आपने करना क्या है, आप सबके पास में आप देखिए ये फिनोमैटिक ऐप आपको दिया गया है। ये फिनोमैटिक ऐप आपने लॉग इन करना है। राइट। फिनोमैटिक ऐप हम कहाँ से लेते हैं? सो प्ले स्टोर पे आप जाएंगे एंड प्ले स्टोर पे जाकर के अगर आप सर्च करेंगे एंड इफ यू गो एंड सर्च फॉर द फिनोमैटिक ऐप, तो चाहे वो एंड्रॉयड का प्ले स्टोर हो चाहे एप्पल का आई स्टोर हो, आपको दोनों जगह पर ये ऐप मिल जाएगा। सो दिस इज द ऐप दैट वी हैव। राइट। एंड दिस ऐप हैज गॉट मोर देन 15,000 डाउनलोड्स। सो ये आप आसानी से इस ऐप को आप डिस्कवर कर सकते हो और क्लाइंट का लॉगिन करा सकते हो। राइट। तो अभी हम लोग आज का डिस्कशन इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं कि सर मैंने क्लाइंट का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करा दिया है। हो सकता है कि आपने ऑफिस में फिजिकल पेपर भेजा होगा या आपने ऑनबोर्डिंग के थ्रू क्लाइंट को डाला होगा, जो भी कुछ किया आपने, अभी क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट हो गया है। अब मेरे को क्लाइंट को लॉगिन वगैरह देना है तो मैं कैसे दूंगा? तो लेट मी फर्स्ट ओपन दी ऐप। राइट। सो आपको पता है कि ये मैंने एक सब ब्रोकर लॉगिन खोला है। एंड इस सब ब्रोकर लॉगिन के अंदर में आपको सब ब्रोकर अपना डिटेल्स देख पाएगा कि उसका क्या AUM है, उसके क्या नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं, उसका क्या SIP बुक है। ये सब कुछ सब ब्रोकर खुद से देख पाएगा। राइट। अब आप देखो कि नीचे में, सो आई विल जस्ट शो दैट हियर यू आर सीइंग दैट दिस समथिंग कॉल्ड एज क्लाइंट्स। नीचे में जो क्लाइंट वाला जो बटन है ना, आपको क्लाइंट वाले बटन पे जाकर के आपको क्लाइंट को पहले सर्च करना है। सो लेट अस से दैट द क्लाइंट्स नेम इज हितेश जैन। राइट। तो आपने जब हितेश जैन को सर्च किया तो आप देखिए आपको सामने में हितेश जैन नाम का आपका जो क्लाइंट है उसका पैन नंबर दिख रहा है, उसका मोबाइल नंबर दिख रहा है। सो आपके पास अपने सेट ऑफ क्लाइंट्स होते हैं। कल को अगर मान लीजिए आपको कभी भी किसी क्लाइंट को कांटेक्ट करना हो तो आप सिर्फ इस मोबाइल नंबर पे क्लिक करते हो एंड इट विल टेक यू टू योर फोन ऐप एंड उससे आप उसको कॉल लगा सकते हो। सो ऑल योर क्लाइंट्स फोन नंबर्स आर एट योर डिस्प्ले। राइट। कोई बात नहीं। तो अभी हम मान के चलते हैं कि भाई क्लाइंट को आप जानते हो, अभी क्लाइंट को आपने लॉगिन देना है। तो मैंने शेयर बटन पे क्लिक किया। ये जो साइड में जो शेयर बटन है ना, आपको उस शेयर बटन पे क्लिक करना होता है। और अब आप क्लाइंट को ये इनवाइट मेल पे या व्हाट्सएप पे आप जैसे भेजना चाहो आप भेजो। मैं कहता हूँ कि चलो मैंने इसको व्हाट्सएप पे देना है, तो मैंने व्हाट्सएप बटन पे क्लिक किया एंड आई एम जस्ट मैसेजिंग दिस टू माई सेल्फ
और इस तरीके से मैंने क्लाइंट को एक मैसेज भेजा। सो आपको अपने जिस इन्वेस्टर को फिनोमैटिक ऐप का लॉगिन देना है, इस तरीके से आप फिनोमैटिक ऐप का लॉगिन देते हैं। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप अपना खुद का सब ब्रोकर लॉगिन खोलोगे। सब ब्रोकर लॉगिन खोलने के बाद में आप जाके क्लाइंट को सर्च करोगे। क्लाइंट को आपने सर्च किया, सर्च करने के बाद में क्लाइंट जब सामने लिखा हुआ था, उसके बगल में एक वो शेयर वाला बटन रहता है। आप शेयर वाले बटन पे क्लिक करोगे। There you will have the option of sharing the login invite on an email or a WhatsApp. तो अभी मैंने WhatsApp इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे, तो इस तरीके से मैंने शेयर किया। अभी आप देखो कि क्लाइंट को लॉगिन करने के लिए क्या चाहिए। क्लाइंट को लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी चाहिए और उसको एक पासवर्ड चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो व्हाट्सएप मैसेज गया है, इस व्हाट्सएप मैसेज के अंदर में ही देखिए क्लाइंट को एक यूजर नेम दिया गया है। इफ यू सी, दिस इज द क्लाइंट्स यूजर नेम। सो मेरा अगर एज अ क्लाइंट लॉगिन मुझे करना है तो मेरा यूजर नेम है हितेश 2, HITESH 2, एंड मेरे को पासवर्ड चाहिए। नाउ दिस इज वन पासवर्ड विच इज सेट बाय द क्लाइंट हिमसेल्फ। मतलब सिस्टम पहले से कोई पासवर्ड जनरेट नहीं करता है, ना ही सिस्टम कोई पासवर्ड स्टोर करता है। सो एवरी टाइम अ क्लाइंट इज थिंकिंग ऑफ री एंटरिंग, और मान लो उसका अगर ऐप उड़ गया है, उसको लॉगिन भूल गया है, अगर उसको कुछ भी अगर हेल्प चाहिए, तो आपने उसको सिर्फ और सिर्फ ये रीसेट पासवर्ड का ये व्हाट्सएप मैसेज भेजना है। उसके बेसिस पे क्लाइंट अपना लॉगिन सेट कर सकता है, पासवर्ड सेट कर सकता है। सो दिस, बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक, द क्लाइंट विल बी एबल टू सेट हिज पासवर्ड, राइट। फिनोमैटिक ऐप आप प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे जा करके सर्च मारोगे तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, राइट। बट स्टिल इफ एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम, देन ये रहा एंड्रॉइड का लिंक ऐप डाउनलोड करने के लिए, और ये रहा एप्पल का लिंक ऐप डाउनलोड करने के लिए, राइट। सो ऑल दोज लिंक्स आर ऑल्सो अवेलेबल, बट यू वुड नॉट रिक्वायर दैट। आपको सिंपल खाली क्लाइंट सर्च करना है, उसके बेसिस पे आपका क्लाइंट हमें आपको अपना ऐप सर्च करना है फिनोमैटिक का, और आपको ऐप मिल जाएगा, राइट। सो अभी मैंने क्या करना है, यूजर आईडी मुझे मिल गया हितेश 2, अब मुझे पासवर्ड सेट करना है। तो मैंने रीसेट पासवर्ड लिंक पे क्लिक किया, और देखिए अब मेरे सामने जो पेज खुल रहा है, यहाँ पर मुझे अपना एक पासवर्ड सेट करना है। सो लेट्स से मैंने एक पासवर्ड सेट किया, और मैंने फिर से वही पासवर्ड सेट कर दिया, राइट। ओके, आई थिंक हाँ, सो इट हैज टू बी मिनिमम 8 कैरेक्टर्स। तो मैंने इसको क्लिक करके रीसेट कर दिया, राइट। ओके। अब दोस्तों, ये जो आप चाहो तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो, लेकिन अभी मैं यहाँ से लॉगिन नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो ऐप से लॉगिन करना था, राइट। तो अभी आप इमेजिन करो कि फिनोमैटिक ऐप आपने खोला, ठीक है। एंड ये फिनोमैटिक ऐप तो भी मेरा सब ब्रोकर वाला खुला हुआ है, मैं यहाँ पे लॉग आउट कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे क्लाइंट का लॉगिन करना था, राइट। अभी जब क्लाइंट जब फर्स्ट टाइम फिनोमैटिक ऐप जब खोलता है, तो उसको इस तरह का स्क्रीन दिखता है, ठीक है। यहाँ पर वो मोबाइल नंबर डाल करके भी साइन इन कर सकता है, वो अपना जीमेल के थ्रू भी साइन इन कर सकता है। बट बहुत बार मेरे पास में ऑब्जेक्शन आता है कि सर उसमें मल्टीपल यूजर्स दिखा रहा है, वो साइन इन नहीं करने दे रहा है। स्पेशली जो लोग अपना जीमेल के थ्रू, अपना गूगल लॉगिन के थ्रू जो लोग ट्राई करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखा जाता है कि आप ही के ईमेल आईडी से अगर मोर देन वन क्लाइंट अगर सिस्टम में है, तो सिस्टम को नहीं पता कि आप कौन सा क्लाइंट लॉगिन करना चाह रहे हो, इसलिए वो आपको एरर मैसेज देके लॉगिन करने से रोक देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया अपने नाम से, अपनी वाइफ के नाम से, अपने बच्चे के नाम से, राइट। और तीनों ही इन्वेस्टमेंट्स के अंदर में मैंने अपना पर्सनल जो मेरा ईमेल आईडी है, मैंने उसी को यूज किया, hgen1986@gmail.com, मैंने वही ईमेल आईडी को यूज किया, राइट। एक में डिक्लेरेशन मैंने सेल्फ दे दिया, एक में स्पाउस दे दिया, एक में चिल्ड्रन दे दिया। अब अगर मेरे पास में 3 क्लाइंट सिस्टम में है जिनका सेम ईमेल आईडी है, और अगर मैं ऐप को लॉगिन करने जाऊंगा साइन इन विद गूगल बोल करके, तो सिस्टम मेरे को अटका देगा, मेरे को लॉगिन नहीं करने देगा। इसके लिए सबसे आसान शॉर्ट वे ऑफ लॉगिंग इन इज थ्रू यूजर नेम। अभी जस्ट पिछले स्क्रीन में मैंने आपको दिखाया था कि जो व्हाट्सएप मैसेज गया था, उसमें आपके पास में यूजर नेम था और आपने अपना पासवर्ड सेट किया था। तो मैं वही यूजर नेम पे क्लिक करता हूँ, और यूजर नेम पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मुझे अपना यूजर नेम सेट करने यूजर नेम पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको ध्यान होगा कि ये वाला जो व्हाट्सएप मैसेज आया था,
देखिए इस व्हाट्सएप मैसेज में मेरा यूजर नेम लिखा हुआ था, योर यूजर नेम हितेश 2, और मैंने अभी जस्ट अपना पासवर्ड सेट किया था, मतलब क्लाइंट ने अपना पासवर्ड सेट किया था, अब मैं वही पासवर्ड से लॉगिन करने जा रहा हूँ। राइट दोस्तों, इस तरीके से मैंने अपना क्लाइंट लॉगिन को अभी लॉगिन किया है। अब इसमें एक एक करके अपने समझते हैं कि एक क्लाइंट क्या क्या चीजें देख सकता है। सबसे पहले आता है ओपनिंग डैशबोर्ड, और ओपनिंग डैशबोर्ड के अंदर में दिखाता है कि इस क्लाइंट का टोटल क्या इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी सिस्टम में है, उसका परचेज कॉस्ट क्या है, तो वो कितना प्रॉफिट पे बैठा है। राइट, सो इफ यू लुक एट द इन्वेस्टमेंट्स ओवर हियर, इट शोज दैट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द मार्केट इज सम 2.47 करोड़, और उसका करंट मार्केट वैल्यू इज अबाउट 3.14 करोड़। राइट, तो मतलब द क्लाइंट इज सिटिंग ऑन अ प्रॉफिट ऑफ सम 67 लाख रुपीज। तो ये सबसे पहला ओपनिंग स्टेटमेंट है। वन डे चेंज, जो आपको एक और कॉलम दिख रहा है, वन डे चेंज, इट बेसिकली टेल्स यू कि कल जो मार्केट चढ़ा था या गिरा था, उसके मुकाबले आपके पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट आया था। फॉर एग्जांपल फ्राइडे को मार्केट 1.5% अप था। राइट, तो इसकी वजह से अगर मैं सैटरडे को ये ऐप जब खोल रहा था, तो मुझे वन डे चेंज में तकरीबन 4.5 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा था। राइट, वेर एज आज जब मैं ये खोल रहा हूं तो मुझे वन डे चेंज जीरो दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि कल मार्केट बंद था। राइट, ओके, सो ये पहला चीज आपने समझा कि कितना अमाउंट इन्वेस्टेड था, उसका क्या करंट वैल्यू है, उसमें कितनी प्रॉफिट्स है। ठीक है, अब बताता है कि सर ये जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, इसका इक्विटी डेट वगैरह का एलोकेशन क्या है। सो जैसा कि आप देख रहे हो कि इस पोर्टफोलियो के अंदर में इक्विटी के अंदर में 52% इन्वेस्टमेंट है, 46% इन्वेस्टमेंट डेट में है, then equity has the global equity has 1.8% allocation, and then gold has some 0.1% allocation। तो ये सबसे पहला आप डैशबोर्ड में देख रहे हो कि एसेट क्लास वाइज आपका कितना कितना एलोकेशन है। सो इस तरीके का बाइफर्केशन से समझ में आ रहा है कि सर दिस इज मोर ऑफ अ मॉडरेट पोर्टफोलियो। राइट, अब सेकंड, आप जब कैटेगरी पे जाते हो तो आपको पता है कि सर हमने सीखा था पिछले क्लास में भी कि वाइल ब्रॉडली म्यूचुअल फंड इज डिवाइडेड इनटू थ्री एसेट क्लास विच इज इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड, लेकिन हमने ये भी सीखा था कि सर इक्विटी के अंदर में 11 सब कैटेगरीज हैं, डेट के अंदर में 16 सब कैटेगरीज हैं, और हाइब्रिड में कुछ 6 सब कैटेगरीज हैं। राइट, तो सिमिलरली यहाँ पर जो हमारा इस पर्टिकुलर क्लाइंट का जो इन्वेस्टमेंट है, वो किस सब कैटेगरी में कितना रुपया इन्वेस्टेड है वो आप देख सक रहे हो। राइट, सो व्हाट इट इज शोइंग इज दैट about 21% of the investment is lying in the low duration category। राइट, तो सिमिलरली अराउंड 10% इन्वेस्टमेंट इज लाइंग इन थीमेटिक कैटेगरी। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हो कि इस क्लाइंट ने अभी पर्टिकुलरली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप वगैरह में कितना कितना इन्वेस्टमेंट्स किया है। राइट, आगे बढ़ते हैं। देन यू हैव द इन्वेस्टर बाइफर्केशन। नाउ दोस्तों, आपको ये बात पता होगी कि कई बार आप जब किसी इन्वेस्टर से जब आप इन्वेस्टमेंट लेके आते हो, तो क्लाइंट सिर्फ और सिर्फ आपको एक नाम से इन्वेस्टमेंट नहीं देता है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम द इन्वेस्टर, तो मैंने अपने पर्सनल फाइल में तो इन्वेस्टमेंट किया ही है, बट मैंने अपने वाइफ के फाइल से भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो मैंने अपने बच्चे के फाइल से, अपनी मम्मी के फाइल से, अपनी कंपनी की फाइल से, हमारे जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं, हमारे जो एचयूएफ फर्म्स हैं, हमने इन सारे फाइलों में इन्वेस्टमेंट किया है। सो टिपिकली इफ आई हैव लाइक 7 or 8 डिफरेंट फाइल्स विथ मी, देन आई वुड परहैप्स बी यूजिंग दिस एट आई मीन, ये मैं क्या करूंगा कि फिर मैं 8 अलग अलग लॉगिन लूंगा। तो क्या मुझे क्लाइंट को 8 लॉगिन देना उचित है? द आंसर इज नो। What I would ideally want is कि boss, if Hitesh is the head of the family and ultimately it is his money only which is being managed into multiple files, then we can easily say that okay सर, मैं अगर क्लाइंट को क्लबिंग कर दूं, मैं अगर क्लाइंट का अगर एक फैमिली हेड बना दूं, तो उस फैमिली हेड के अंदर में ही मैं सारे रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट दिखा दूंगा। राइट, सो आपको पता है कि इन दिस पर्टिकुलर केस, आप देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है निधि जैन के नाम से, तो फिनोमैटिक, निर्मला जैन, सिया जैन, हितेश जैन, एचयूएफ वगैरह वगैरह कई अलग अलग नामों से इन्वेस्टमेंट्स दिखा रहे हैं। अल्टीमेटली हु इज द फैमिली हेड? हितेश जैन। तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर फैमिली रैपिंग की गई है, इस वजह से यहाँ पर क्लाइंट को सब कुछ एक जगह दिखा रहा है। राइट, ओके,
एक बात क्लियर रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट रिस्पेक्टिव पैन्स में है। इसका मतलब अगर निर्मला जैन के नाम पे इन्वेस्टमेंट है तो वो निर्मला जैन के पैन में है। निर्मला जैन को अपना अलग सब ब्रोकर लॉगिन मिल जाएगा, राइट। बट यहाँ पर बात हो रही है कि इन्वेस्टमेंट बिकॉज द हेड ऑफ द फैमिली इज हितेश, तो उसके लॉगिन के अंदर में उसको निर्मला जैन भी दिखा रहा है। सो आई होप ऑल ऑफ यू नो हाउ टू डू फैमिली रैपिंग। सो फैमिली रैपिंग कैसे होता है, आई होप आप लोग सबको को पता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि फैमिली रैपिंग कैसे होता है, तो प्लीज गिव मी अ टेक्स्ट राइट नाउ इन द चैट बॉक्स कि सर ये फैमिली रैपिंग हाउ डू वी डू दैट। अगर इफ यू डोंट नो तो आप डोंट नो करके मेरे को चैट बॉक्स में लिख दो। तो मैं क्या होगा कि जब आई वंस आई एम डन विद द ऐप वाला थिंग, देन आई विल वेरी क्विकली शो यू हाउ टू डू फैमिली रैपिंग एट योर एंड। ओके, सो इफ एनीबडी ओवर हियर हु डोंट नो कि फैमिली रैपिंग कैसे करते हैं, प्लीज फील फ्री। देखो एकदम बेसिक सेशन हो रहा है, तो आप लोग मेरे को लिख दो कि बॉस मेरे को नहीं आता है, आप सिखा दो एंड आई लर्न इट। सो आई एम अज्यूमिंग कि कुछ 150 लोग जो मुझे भी सुन रहे हैं उनमें से सिर्फ 8-10 लोग हैं जिनको अभी नहीं आता है या शायद भूल गए हैं, राइट, वेरी फेयरली सेड। बट बाकी सब लोगों को आता है, ठीक है। सो चलो ठीक है, देर आर सम 10, 12, 15 पीपल जिनको नहीं मालूम है, तो कोई बात नहीं। वंस आई एम डन विद द मोबाइल ऐप वाला स्क्रीन, तब मैं आपको क्विकली एक बार आपको वहां दिखा दूंगा, ठीक है। चलो ओके, फेयर इनफ। आई कैन सी दैट सम 15, 20 पीपल डोंट नो दिस, तो ठीक है, मैं अभी जब ये ऐप वाला पार्ट खत्म करूंगा तब आपको मैं वहां दिखाऊंगा। सो मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमने देखा कि क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट किस एसेट क्लास में कितना था, इक्विटी डेट कितना था। फिर मैंने कहा कि किस कैटेगरी में कितना था, मतलब लो ड्यूरेशन में कितना था, तो मिड कैप में कितना था। तीसरा मैंने बताया कि कौन सी फाइल में कितना इन्वेस्टमेंट था। सो आप देख पा रहे हो कि अगेंस्ट द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 3.14 करोड़, निधि जैन वाली फाइल के अंदर में इन्वेस्टमेंट इज 1.08 करोड़, राइट। सो दैट इज वन मोर इन्फॉर्मेशन। एंड देन यू हैव द फंड हाउस वाइज ब्रेकअप कि सर अब ऐसा तो है नहीं कि इन्वेस्टर ने खाली एक ही एएमसी में इन्वेस्टमेंट किया होगा। अभी इन्वेस्टर ने इतने सारे एएमसी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो किस एएमसी में कितना रुपया उसका लगा हुआ है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट बेसिक थिंग। इसके बाद नीचे और बहुत सारी चीजें हैं बट वो सेकेंडरी हैं। पहले मैं काम की बातों पे उतरता हूँ कि सर पहले मैंने आपको डैशबोर्ड समझा दिया, अब नेक्स्ट है कि सर मेरे को ये जानना है कि क्लाइंट का किस किस स्कीम में कितना कितना इन्वेस्टमेंट है, उसमें क्या रिटर्न आ रहा है, राइट। सो नाउ आई विल क्लिक ऑन द पोर्टफोलियो बटन। तो दोस्तों एकदम नीचे में देखिए जहां होम लिखा हुआ था उसके बगल में पोर्टफोलियो बटन है। एंड पोर्टफोलियो बटन में आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि रिस्पेक्टिव फाइल्स में कितना कितना रुपया है। सो अगर फैमिली टोटल इन्वेस्टमेंट इज 3.14 करोड़, तो उसमें फिनोमैटिक के नाम पे कितना इन्वेस्टमेंट है, तो हितेशन के नाम पे कितना है, तो हितेशन एचयूएफ के नाम पर कितना है। तो आपको हर एक फाइल में किसमें कितना कितना इन्वेस्टमेंट है ये सब चीज आप देख पा रहे हो, राइट। सो आप पहले ये देख पा रहे हो कि क्लाइंट को सीएजीआर रिटर्न कितना मिल रहा है। सो सीएजीआर रिटर्न आप किधर देख पा रहे हो, आई जस्ट क्लियर दिस, जस्ट अ मिनट। ओके, हाँ। सो अभी आपको देखना है कि क्लाइंट को कितना सीएजीआर रिटर्न मिल रहा है। सो आप इधर पे देखिए, यहाँ पर आपको फिगर दिखा रहा है कि क्लाइंट को अराउंड 28% का सीएजीआर रिटर्न मिल रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि सारी फाइल में एक बराबर रिटर्न मिल रहा है। सो इफ यू लुक एट द रेस्पेक्टिव फाइल, सो फॉर एग्जाम्पल फिनोमेटिक वाली फाइल के अंदर में क्लाइंट का रिटर्न बैठ रहा है 37%, तो वही लेट्स से इसके बाद वाली फाइल के अंदर में रिटर्न बैठ रहा है 28%, राइट। ओके, सो इस तरीके से हर एक फाइल में क्या रिटर्न बैठ रहा है ये हम देख पा रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम देखना चाहेंगे कि सर इन्वेस्टर का किस किस तरीके से क्या क्या इन्वेस्टमेंट अपने रिस्पेक्टिव फाइल में किया गया है। सो लेट्स से आई वर टू लुक एट हितेश इन एचयूएफ, क्योंकि वो कंपैरेटिवली छोटी फाइल है, तो मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो जब मैं हितेश इन एचयूएफ पे क्लिक करता हूँ तो वहां दिख रहा है कि सर कितना पैसा इक्विटी में लगा हुआ है और कितना पैसा डेट में लगा हुआ है, राइट। तो क्लियर दिख रहा है कि सर आउट ऑफ सम 14.94 lakhs, around 11.26 lakhs is lying in equity and another 3.67 lakhs is lying in liquid। तो आप एकदम क्लियर समझ पा रहे हो कि while the overall return in the portfolio is 28.69%, आपको सामने दिख रहा होगा, however इक्विटी पोर्शन में रिटर्न आ रहा है 36% का, और वहीं लिक्विड पोर्शन में रिटर्न आ रहा है 7% का। और यही हमने आपको सिखाया है कि द डेट
portion would be giving you something like an FD kind of a return, whereas the equity will depend upon the markets. ठीक है, तो अभी पहले मोटा मोटा आपने समझा कि हितेश एचयूएफ में 14.94 लाख का इन्वेस्टमेंट है, उसमें इक्विटी के अंदर में 11 लाख है और डेट में करीबन 3.25 लाख रुपए है, राइट। अब मैंने जब इक्विटी पे क्लिक किया तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि सर क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट ये सारी स्कीमों में है। सो डीएसपी यूएस फ्लेक्सिबल में है, आईसीआईसीआई इंडिया अपॉर्चुनिटी में है। तो अब आप क्या देख पा रहे हो कि सर हर एक फाइल में अगर आप देखो कि कैसे क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लाइंट ने आईसीआईसीआई पीएसयू इक्विटी फंड में 25,000 रुपए लगाए हैं और उस 25,000 रुपए की कीमत अभी 40,000 रुपए है, एंड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ डेज इज 277 डेज, तो क्लाइंट को एब्सोल्यूट रिटर्न मिल रहा है 62% का, बट क्योंकि पूरा साल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए सीएजीआर रिटर्न आपको 82% का आ रहा है। अब अगर आपको डिटेल जानना है इस इन्वेस्टमेंट के बारे में तो आपने नाम पे जब क्लिक किया तो आप देखिए आईसीआईसीआई प्रू यूएस इक्विटी फंड के अंदर में क्लाइंट का क्या फोलियो नंबर है, ये आप उसके नाम के बगल में देख पा रहे हो। क्या करंट वैल्यू है, कितने यूनिट्स उसके पास में है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, ये सब कुछ आप देख पा रहे हो, राइट। अच्छा, अब मैं आपको कुछ काम की चीजें दिखाऊंगा, इसको एक एक करके ध्यान से नोट करिएगा। सबसे पहले अपने समझते हैं फोलियो डिटेल्स। फोलियो डिटेल्स पे जब मैं क्लिक करता हूं तो दिखाता है कि सर इस पर्टिकुलर क्लाइंट का क्या डिटेल्स हमारे पास में सिस्टम में है। तो आईआईएन नंबर, आपको पता है कि भाई हम सारा काम एनएससी प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, तो इसका आईआईएन नंबर क्या है, आप देख पा रहे हो 5011353447। तो आप क्लाइंट का आईएन यहाँ से लोकेट कर सकते हो। क्लाइंट का पैन नंबर भी यहाँ दिखा रहा है, फोलियो नंबर यहाँ दिखा रहा है, एंड फोलियो इज अ फिजिकल फोलियो, नॉट अ डीमैट फोलियो। अगर डीमैट होता तो यहाँ डीमैट लिखा था, राइट। इट्स अ सिंगल होल्डिंग, अगर जॉइंट होल्डिंग होता तो वैसे दिखाता। ओके, अब आप देख पा रहे हो कि सर इस पर्टिकुलर फोलियो के अंदर में क्या ईमेल आईडी दिया हुआ है, क्या मोबाइल नंबर दिया हुआ है, एंड अच्छा मोबाइल नंबर इस फोलियो में नहीं दिखा रहा है, फॉर सम रीजन डेटा फेच नहीं हुआ है, एंड क्या उसका एड्रेस है, ये सब कुछ आप देख पा रहे हो। टैक्स स्टेटस इज एचयूएफ, ये भी देख पा रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप ये देख पा रहे हो कि सर इस पर्टिकुलर क्लाइंट का बैंक डिटेल क्या है। देखो दोस्तों, मैं ये इसलिए आपको ये बात गौर करके नोट करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एक क्लाइंट के पास में मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होते हैं और वो क्लाइंट मल्टीपल टाइम्स आपके साथ में ट्रांजैक्शन करता है। तो हो सकता है 3 साल पहले उसने जब पहला ट्रांजैक्शन किया था तो आईसीआईसीआई बैंक से किया था, और अभी लास्ट ट्रांजैक्शन जो उसने किया वो एचडीएफसी बैंक से किया। अभी क्लाइंट को पैसे की जरूरत है और वो रिडेम्पशन मारना चाहता है, तो टिपिकली रिडेम्पशन मारने के बाद वो पैसा कौन से बैंक अकाउंट में आएगा ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा। तो इसी के लिए अगर आप उस क्लाइंट का उस पर्टिकुलर फोलियो का फोलियो डिटेल्स में जाओगे तो जो बैंक डिटेल आपको वहां दिखा रहा है उसी पर्टिकुलर बैंक में ही क्लाइंट को पैसा रिटर्न मिलेगा। सो दोस्तों, मैं हमेशा यही कहता हूं कि अगर कभी किसी क्लाइंट का आप रिडेम्पशन मारने जा रहे हो तो रिडेम्पशन मारने से पहले काइंडली क्लाइंट को भुगता दीजिए कि सर आपका ये एचडीएफसी बैंक अकाउंट नंबर एंडिंग विद 6450, ये अकाउंट में सर आपका रिडेम्पशन आएगा। सर आई होप ये अकाउंट आपका चालू है, एक्टिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इफ एट ऑल क्लाइंट सेज कि नहीं मैंने तो ये अकाउंट बंद कर दिया है, तो आपको कुछ नहीं दिक्कत है, आपको खाली पहले फोलियो में बैंक डिटेल को चेंज करना होगा, अपडेट करना होगा, और उसके बाद ही आप रिडेम्पशन मारिएगा, नहीं तो आपका रिडेम्पशन अटक जाएगा, राइट। तो ये फोलियो डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी फोलियो, सो सिंस दिस वाज एन एचयूएफ फाइल तो यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स वगैरह नहीं आए, बट इफ आई वाज शोइंग यू माय पर्सनल फाइल तो आपको वहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स भी दिखाता। ओके, अच्छा। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी विल लर्न टुडे इज कि सर क्लाइंट को स्टेटमेंट चाहिए, और स्टेटमेंट कौन सा, फिनोमैटिक का स्टेटमेंट नहीं चाहिए, क्लाइंट को फंड हाउस का स्टेटमेंट चाहिए, आईसीआईसीआई का लोगो लगा हुआ स्टेटमेंट चाहिए। तो वो क्या हम खुद से जनरेट कर सकते हैं? आंसर इज यस। तो अभी हमने देखा क्या, पहले मैं क्लाइंट लॉगिन में घुसा था, यही क्लाइंट लॉगिन में अपने सब ब्रोकर पेज से भी घुस सकता था, बट अभी मैं आपको क्लाइंट लेवल पे दिखा रहा हूँ। और क्लाइंट लॉगिन में घुसने के बाद मैं उसके पोर्टफोलियो पे गया, रिस्पेक्टिव फाइल में गया, और रिस्पेक्टिव फाइल में जाने के बाद मैं देख रहा हूँ कि उसका पर्टिकुलर मैंने इक्विटी या जो भी जिस पर्टिकुलर फोलियो का मेरे को स्टेटमेंट निकालना है, मैं उस पर्टिकुलर फोलियो में घुसा, और फिर यहाँ पर आप देखिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बोल के एक बटन है, मैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर में यहाँ पर मुझे बता रहा है कि इसका कब कब कैसे कैसे परचेज हुआ है, राइट। जस्ट अ मिनट, ओके, एक सेकेंड।
ओके। सो अभी यहाँ पर मेरे को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में ऊपर एक पीडीएफ बटन नहीं दिखा रहा है। टिपिकली यहाँ पर एक पीडीएफ बटन दिखा था। सो व्हेन आई क्लिक ऑन दैट पीडीएफ बटन देन ओनली द एसओए विल गेट जनरेटेड बाय माय ओन। सो आई थिंक ये हमने शायद क्लाइंट लेवल लॉगिन पे इसको डिसेबल कर रखा है, लेकिन मैं लास्ट में एक बार फिर से सब ब्रोकर लॉगिन में जब घुसूंगा तब मैं एक बार वहां चेक करके आपको बता दूंगा। ओके। जो लोग लिख रहे हैं चैट बॉक्स में कि सर बैंक डिटेल को हम लोग कैसे ऑनलाइन चेंज करेंगे, या कोई भी डिटेल को, चाहे ईमेल हो चाहे मोबाइल हो, उसको कैसे चेंज करेंगे, दोस्तों मैं सेपरेट क्लास लूंगा एमएफ सेंट्रल के ऊपर में। इसी सीरीज में हम लोग एक क्लास लेंगे एमएफ सेंट्रल के अंदर में, तो वहां पर हम लोग ये सारा क्वेरी को टेकअप करेंगे। ओके। सो अभी आपने क्या देखा कि सर पहले मैंने आपको दिखाया कि सर फोलियो डिटेल में जाते थे तो फोलियो डिटेल के अंदर में बैंक का नाम, नॉमिनी का नाम, ये सब कुछ मेरे को मिल रहा था। फिर वैसे ही मैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जब क्लिक किया तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में कैसे कैसे ये रुपए मैंने जोड़े हैं ये सब कुछ यहाँ दिखा रहा है। टिपिकली यहाँ ऊपर में एक एसओए का बटन होता है जो मेरे हिसाब से सब ब्रोकर लॉगिन के अंदर में है, तो मैं आपको सब ब्रोकर लॉगिन से दिखा दूंगा। ये अभी मैंने क्लाइंट लॉगिन खोल रखा है इसलिए शायद यहाँ नहीं दिखा रहा है। आई विल सॉर्ट दिस आउट। ठीक है। फैक्ट शीट इज टेलिंग मी कि सर मैंने जिस स्कीम में पैसे लगाए हैं वो स्कीम क्या है, वो स्कीम कैसा परफॉर्म कर रही है। तो आई कैन क्लियरली सी कि अगर मैंने एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाया तो इट्स अ लार्ज एंड मिड कैप फंड। उसका बेंचमार्क क्या है, फंड मैनेजर कौन है, पैसा कितना इक्विटी डेट ग्लोबल में लगा हुआ है, उसके वॉलेटिलिटी मेजर्स क्या है, उसके रिटर्न्स क्या है, उसके कैलेंडर वाइज रिटर्न्स क्या है, ये सब कुछ मैं देख पा रहा हूँ। उसके टॉप 10 होल्डिंग्स, सेक्टर वाइज होल्डिंग्स, ये सब कुछ मैं देख पा रहा हूँ, राइट। एंड आई कैन जनरेट अ पीडीएफ फॉर द फैक्ट शीट फ्रॉम हियर। तो यहाँ से मैं पीडीएफ भी उसका निकाल सकता हूँ। एनीवेज, सो फैक्ट शीट के थ्रू बेसिकली क्लाइंट जान सकता है कि भाई जहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट किया था उस स्कीम का डिटेल्स क्या है, वो यहाँ से वो देख सकता है। ओके, चलिए वापस से पीछे आते हैं। आउटस्टैंडिंग यूनिट्स वो टेल यू कि सर आज के दिन उसके पास में कैसे कैसे यूनिट्स अक्यूमुलेट हुए हैं और आज का उसका टोटल कितना यूनिट उसके पास में, हर एक यूनिट पे वो क्या प्रॉफिट कर रहा है वो आपको आउटस्टैंडिंग यूनिट्स में दिखता है। Now, let's say the client wants to do a new purchase. So what he will do, he can click on the purchase button and अभी क्लाइंट को मान लीजिए अगर अभी 50,000 रुपए स्कीम में और डालने हैं तो उसने 50,000 रुपया क्लिक किया एंड ही सेज दैट ओके चूज द पेमेंट मोड। तो अभी पेमेंट मोड मैंने कहा कि सर मैं डेबिट मैंडेट से इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो मैंने डेबिट मैंडेट पे क्लिक किया। नाउ वॉट एवर डेबिट मैंडेट द क्लाइंट हैज इन द सिस्टम इज शोइंग ओवर हियर। तो अभी क्लाइंट अगर अपना 991 अकाउंट से अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो वहां से कर सकता है। अगर उसको, अगर आप देखिए अगर उसको 2664 वाले अकाउंट से इन्वेस्टमेंट करना है तो वो वहां से कर सकता है। ये 20,000 का मैंडेट है, तो वैसे ही 1,05,000 का मैंडेट है 2664 अकाउंट से। सो लेट्स से द क्लाइंट सेज कि सर मेरे को इसको इन्वेस्टमेंट करना है 2664 से, तो मैंने 2664 सिलेक्ट किया और मैंने बाई के बटन पे क्लिक कर दिया, राइट। आपके सामने में ट्रेड लिखा हुआ आ गया कि सर एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में आपकी ट्रेड लग गई है एंड दीज आर द ट्रेड डिटेल्स, राइट। नाउ व्हाट यू विल सी इज दैट द क्लाइंट will receive SMS and email from NSE saying so and so trade has been done, you are requested to authorize the same। ठीक है। तो अभी मैंने पोर्टफोलियो पे फिर से जा रहा हूँ टिल द टाइम द मैसेज कम्स आई शो यू द रेस्ट ऑफ द स्टफ। सो जब मैं हितेशन पे गया था तो दिख रहा है कि सर इक्विटी के अंदर में क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, हम लोग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पे थे तो हमने आपको दिखाया कि सर परचेज बटन पे कैसे काम होता है। देखिए अभी मैसेज आ गया आपका इन्वेस्टमेंट का, सो आई एम जस्ट गोइंग टू द मैसेजेस। एक सेकेंड, सो ये मैसेज नहीं खोलने दे रहा है, रुकिए मैं यहाँ से खोलता हूँ। ओके, सो गूगल डज नॉट अलाउ मी टू शो दैट मैसेज, बट चलो मैं आपको मेल से दिखा देता हूँ। सो देखिए इस तरीके से एक मेल आया है क्लाइंट के पास में एंड इट क्लियरली शोज कि सर क्लाइंट का क्या ट्रेड होने जा रहा है। तो दिख रहा है कि सर क्लाइंट का एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में ट्रेड होने जा रहा है 50,000 रुपए का। कंफर्म ट्रांजैक्शन पे मैंने क्लिक करना है। देखिएगा एनएससी का पेज खुल रहा है और एनएससी के पेज पे लिखा आ रहा है कि सर इस ट्रेड को मुझे एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। बिकॉज दिस इज फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज तो मैं इस ट्रेड को रिजेक्ट कर दे रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। सो आई क्लिक ऑन रिजेक्ट। ओके, ऑलराइट। सिमिलरली अगर क्लाइंट को अपने पैसे निकालने हैं ही कैन क्लिक ऑन द रिडेम्पशन बटन। तो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में इतना रुपया है, 90,000 रुपए है। अगर आई मीन सॉरी 90 प्लस 87 उसके पास में 1,67,000 रुपीज है। अभी देखिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर पैसा एसआईपी के माध्यम से इकट्ठा हो रहा था तो क्लियरली सिस्टम दिखा रहा है कि सर लास्ट 12 महीने में उसमें 2752 यूनिट्स इकट्ठा हुए हैं और उसके पहले से जो एसआईपी चल रही थी वहां पे 2854 यूनिट्स इकट्ठा हुए हैं। सो इफ आई वर टू सेल टुडे, आपको पता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल जाता है, मतलब कि पहले पुराना माल बिकता है। तो क्लियरली दिखा रहा है सिस्टम में कि
सिस्टम में ये बता रहा है कि सर अगर अभी आपको लेट्स से क्लाइंट इज वांटिंग टू डू सम टैक्स प्लानिंग, अभी क्लाइंट बोलता है कि बॉस इतना पैसा निकालो कि मेरे को टैक्स ना लगे। तो दोस्तों अगर मैं, आप सोचो लॉन्ग टर्म का पैसा अगर निकालने जाऊंगा तो मेरा लॉन्ग टर्म में टोटल वैल्यू दिखा रहा है 90,000 रुपए का। अब उसमें कितना प्रॉफिट है वो मैं अलग से आपको दिखा दूंगा। तो मैं सिर्फ अगर लॉन्ग टर्म का माल बेचना है तो मैं इसको यूनिट वाइज बेच सकता हूँ या अमाउंट वाइज बेच सकता हूँ। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ यूनिट वाइज बेचने के लिए। तो अभी आपने क्या देखा कि लॉन्ग टर्म में 2854.11 यूनिट है। तो मैं यहाँ पे यूनिट्स पे क्लिक करके मैं यहाँ पे 2854.11 क्लिक कर सकता हूँ एंड देन आई कैन प्लेस द ऑर्डर। जैसे ही मैं ऑर्डर को प्लेस कर रहा हूँ इस तरीके से मेरा रिडेम्पशन का ट्रेड लग गया। अभी क्लाइंट के पास में बोथ एसएमएस और ईमेल गया है। क्लाइंट अगर उसको जाके ऑथराइज कर देगा तो क्लाइंट का रिडेम्पशन हो जाएगा। राइट, ओके, फटाफट आगे बढ़ते हैं, समय थोड़ा सा कम है हमारे पास में। सो अभी हम बता रहे थे एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में थे। अभी क्लाइंट चाहे कि स्विच करना है। सो अभी एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी से मान लीजिए मेरे को ये पैसा एक्सेस के मैन्युफैक्चरिंग फंड में डालना है। तो मैंने यहाँ से आकर के मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग फंड को चॉइस किया। ये रहा एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड। और मैंने कहा कि भाई मुझे ग्रोथ ऑप्शन में जाना है और मैंने कहा भाई 50,000 रुपए का स्विच मार दो। तो इस तरह से मैं अगर 50,000 रुपए का जाकर के स्विच मारूंगा, प्लेस ऑर्डर करूंगा तो ये आ जाएगा। अभी आपने देखा जो एसएमएस आया था ये हमारा रिडेम्पशन ट्रेड का एसएमएस आया था। Similarly, if I want to do an SWP, I can start it from here. SIP, STP, I can all start it from here. तो दोस्तों मैंने अभी आपको ये दिखाया कि क्लाइंट को अगर अपना पोर्टफोलियो का अगर कुछ भी ट्रांजैक्शन करना है तो वो यहाँ से कर सकता है। अगर क्लाइंट को ओवरऑल पूरा पोर्टफोलियो का अगर स्टेटमेंट चाहिए तो आप यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक कर सकते हैं या ईमेल बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इफ आई क्लिक ऑन द ईमेल बटन, इट इज आस्किंग मी कि हितेश तुम कौन सा रिपोर्ट मेल पे भेजना चाह रहे हो, पोर्टफोलियो वैल्यूएशन की समरी। तो मैंने कहा चल भाई पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट भेज दे। द डिफरेंस बिटवीन पोर्टफोलियो वैल्यूएशन एंड पोर्टफोलियो समरी रिपोर्ट इज कि पोर्टफोलियो वैल्यूएशन में सिर्फ आपका लाइव पोर्टफोलियो दिखता है, whereas portfolio summary includes all the folios which even if you have exited। तो मान लीजिए सर आपके पास में पहले कोई एक स्कीम में पैसा था जिसको आपने ओवरऑल बेच के कुछ और खरीद लिया, या मान लो पूरा स्विच मार दिया, तो पुराना वाला फोलियो तो जीरो हो गया। तो अगर आप पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट निकालोगे तो उसके अंदर में पुराना माल जो जीरो हो गया ना वो नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो समरी रिपोर्ट निकालोगे तो आपको वो वाला भी दिखाएगा। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट को हमें दिखाना है कि सर देखो हमने आपको आज तक में 10 लाख रुपया कमा के दिया है। तो आप अगर पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट से निकालोगे तो वो आपको सिर्फ लाइव पोर्टफोलियो का आपको प्रॉफिट दिखाएगा जो कि मान लो 6-7 लाख रुपया होगा। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो समरी रिपोर्ट निकालोगे तो आपको शुरुआत से लेकर के अभी तक जो भी प्रॉफिट हुआ था वो सब कुछ आपको दिखाएगा। राइट, ओके, आई क्विकली गो ऑन एंड नेक्स्ट आई टेल यू कि सर अगर क्लाइंट ने अगर कोई नए स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है, सो आई क्लिक ऑन न्यू इन्वेस्ट। अभी बोल रहे सर कौन से वाले पर्टिकुलर फाइल में आपको ट्रेड मारना है, तो मैंने कहा सर हितेश में मुझे ट्रेड मारना है। सो इट इज फर्स्ट चेकिंग द केवाईसी स्टेटस। अब ये बोल रहा है सर ये केवाईसी वैलिडेटेड है। अभी आप यहाँ से प्रोसीड करिए। अगर आपकी केवाईसी वैलिडेटेड नहीं होती तो इसी नाम के बगल में आपको डू केवाईसी का एक बटन दिखता। क्लाइंट अगर डू केवाईसी पे क्लिक कर दे तो उसको वेरी इंट्यूटिव प्रोसेस है जो आप लोग ऑनबोर्डिंग में करते हैं, आपको वो प्रोसेस के थ्रू जाना है एंड ऑन दैट बेसिस यू विल बी एबल टू कंप्लीट द केवाईसी ऑफ द क्लाइंट बाय टेकिंग 2 OTPs। ठीक है, अभी मैंने कहा प्रोसीड करो। अभी पूछ रहा है सर लमसम करना है कि एसआईपी करना है, मैंने कहा लमसम करना है। लेट से मुझे पीजीआईएम के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना है। सो आई गो टू पीजीआईएम म्यूचुअल फंड। नाउ इट इज आस्किंग मी सर विच फंड ऑफ पीजीआईएम डू यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू। तो मैंने कहा यार मुझे फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना है। मैंने फ्लेक्सी कैप फंड लिया। अब इसने कहा कि सर आपका अगर कोई फोलियो पीजीआईएम में होता तो ये यहाँ दिखा देता, बट क्योंकि नहीं है तो ये कह रहा है कि सर नया फोलियो बनाइए। आपने कहा ग्रोथ में मुझे करना है, मुझे मान लो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, मैंने 2 लाख लिया। पेमेंट मोड चूज करने को कहा, मैंने कहा नेट बैंकिंग से मैं पेमेंट करूंगा। मैं 2664 वाले अकाउंट से मैं पेमेंट करूंगा लेट्स से। राइट, मैंने कहा पहले इसको पे सेंड द पेमेंट लिंक, और फिर मैंने कहा मैं 2664 से पेमेंट करूंगा और मैंने बाई पे क्लिक किया। तो अकॉर्डिंगली क्लाइंट के मेल पर नेट बैंकिंग का एक लिंक चला गया जहां से क्लाइंट पेमेंट कर सकता है। राइट, इसके अलावा अपने अगर और एक दो चीजें देख लें कि सर अगर क्लाइंट को कैपिटल गेन रिपोर्ट चाहिए तो मैं कैपिटल गेन रियलाइज रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा। तो दिखा रहा है सर 2024-25 जो अभी साल चल रहा है उसमें क्लाइंट ने क्या प्रॉफिट लॉस किया है वो यहाँ पे देख पा रहा है। अगर क्लाइंट को यही रिपोर्ट पीडीएफ में भेजनी है तो ऊपर में पीडीएफ का बटन बना हुआ है, आप उसके थ्रू शेयर कर सकते हैं। राइट, यही अगर पिछले साल का क्लाइंट अगर मांग रहा था जो कि अभी से
एक महीने पहले तक हर क्लाइंट मांग रहा था, तो आप खाली बैक में जा करके आपने 2000 क्लिक किया, एंड ऑन दैट बेसिस यू विल बी एबल टू। एनीवेज, सो इस तरह से आप कैपिटल गेन रिपोर्ट आप अपने क्लाइंट को भेज सकते हो। ओके, यहीं से आप इसको पीडीएफ जनरेट करके आप कैपिटल गेन रिपोर्ट भेज सकते हो। इसके अलावा और एक दो चीजें मैं आपको बता दूं। वन लास्ट थिंग बिफोर आई हैंड इट ओवर टू द पीजीआईएम गाइज, आई कैन सी दैट द पीजीआईएम टीम इज ऑलरेडी हियर। सूरज सर हैज ऑलरेडी जॉइंड, अर्जुन जी इज देयर, शौमिंदा इज देयर। सो एक दो चीजें मैं आपको दिखा करके कंप्लीट करूं, एंड दैट इज हाउ टू सेट अ गोल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे ऐप के अंदर में आप माई गोल्स वाले सेक्शन पे जा सकते हो, और माई गोल सेक्शन पे जा करके आप अपना गोल्स बना सकते हो और उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट्स मैप कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने सिस्टम में ऑलरेडी दो गोल बना रखा है, सियाज एजुकेशन एंड निधिज रिटायरमेंट। सो सियाज एजुकेशन में अगर आप देखोगे तो उसमें क्या दिखा रहा है कि सर फ्यूचर कॉस्ट है 1,88,00,000 रुपए। मतलब मैंने एज्यूम किया था कि सर 1 करोड़ रुपए मुझे अभी लगेंगे, लेकिन मेरी बेटी का एजुकेशन 2032 में ड्यू है, विच इज 8 years फ्रॉम नाउ। तो उस समय इन्फ्लेशन जोड़ करके ये गोल हो जाएगा 1,88,00,000 का। अभी उसके अगेंस्ट में मैंने अभी तक क्या इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है मैं उसको मैप करता हूँ। सो इट सेज दैट आई एम ऑलरेडी अचीव्ड 24% ऑफ द गोल। जितना मेरा एस आई पी वगैरह चल रहा है, इट इज शोइंग दैट आई विल बी मोर और लेस कंफर्टेबली अचीविंग माई गोल। सो शॉर्टफॉल इज अ वेरी माइनर शॉर्टफॉल जो कि ओवर द टाइम अचीव हो जाएगा। Whereas for the retirement, what it is showing is that I wish to have a retirement corpus of 6.39 crore इन द ईयर 2036। मतलब 12 साल के अंदर में मेरे को 6.39 करोड़ लगेगा। अभी उसके अगेंस्ट में मैंने 10% ऑलरेडी अचीव कर लिया है, मतलब अराउंड 63 लाख रुपीज अचीव कर लिया है। और बोल रहा है कि सर जो इन्वेस्टमेंट मैंने इसके अगेंस्ट मैप किया है उसका अभी फ्यूचर ग्रोथ पकड़ ले तो 64 लाख वहां से उड़ जाएगा। अभी मेरा शॉर्टफॉल है 3.6 करोड़ का। सो इफ आई वॉन्ट टू मैप एनी अदर इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आई हैव डन, आई कैन डू दैट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, and it is saying that okay, these are the investments that you have already mapped, but what all investments you have not mapped। अब आप देखो नीचे में इतने सारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मैंने नहीं मैप किए हैं। सो लेट्स से मैंने कहा कि भाई फ्रैंकलिन टेक्नोलॉजी फंड में जो मेरा 4.79 लाख रुपीज है, मैं इसको भी ऐड करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर गोल पे। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं फ्रैंकलिन टेक्नोलॉजी फंड में जैसे ही इसको ऐड करूंगा, आप देखिएगा कि मेरा जो शॉर्टफॉल अमाउंट अभी 3.6 करोड़ दिखा रहा है वो कम हो जाएगा। तो मैंने जैसे ही इसको क्लिक किया, अब आप देखिए जो 3.6 करोड़ दिखा रहा था आपके टॉप राइट में, वो अभी 3.43 करोड़ दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप अपना सारा इन्वेस्टमेंट्स को मैप कर सकते हो। मैंने भी और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स, आई कैन मैप एनी ऑफ देम, बट आई एम जस्ट टीचिंग यू कि ये होता कैसे है। अगर मान लीजिए मुझे एक तीसरा गोल बनाना है, और मेरा तीसरा गोल क्या है, मेरा तीसरा गोल है कि सर आई एम अ फुटबॉल फैन एंड आई वांट टू अटेंड द नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप which is going to happen in South Africa in the year 2027। तो अभी मैंने डिसाइड किया कि सर मैं ना अगला जो फीफा वर्ल्ड कप होगा साउथ अफ्रीका के अंदर में उसको अटेंड करने जाऊंगा। आई एम सॉरी, क्रिकेट वर्ल्ड कप। सो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो साउथ अफ्रीका में होने का है। तो मैंने कहा कि लेट्स से वेकेशन इज माय गोल, एंड आई एम सेइंग दैट द गोल इज क्रिकेट वर्ल्ड कप। एंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है मैं अभी से इसकी प्लानिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। बट माय टारगेट इज कि सर 2027 के अंदर में मेरे को ये पैसा लगेगा। मान लीजिए 1 मई, आई डोंट नो व्हेन द एक्चुअल डेट्स आर। प्रेजेंट कॉस्ट आज के दिन अगर साउथ अफ्रीका का अगर मैं अकेला ट्रिप मारूंगा, अगर मान लीजिए 5-6 दिनों का, तो लगभग लगभग 4 लाख रुपए मेरे खर्चे होंगे, राइट। अभी मैं कहता हूँ कि सर 3 साल में इन्फ्लेशन रहेगा मान लीजिए 8%, और मैं क्योंकि 3 साल इज नॉट दैट बिग अ टाइम फ्रेम, तो मैं कहता हूँ सर इस पे मैं जो रिटर्न बनाऊंगा ना, इट्स गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट। तो मैं 8% का ही रिटर्न बनाऊंगा, या मान लो मैं इसको कहता हूँ मैं 9% का रिटर्न बनाऊंगा। अभी मैंने क्रिएट अ गोल कर दिया। तो दोस्तों अब आप क्या देख रहे हो, क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेरा गोल खड़ा हो गया, और ये बता रहा है कि जो 4 लाख रुपए आज लगेंगे 2027 तक जाते जाते, अज्यूमिंग एन इन्फ्लेशन ऑफ 8%, मुझे 4.95 लाख रुपीस लगेंगे। अभी इसके अगेंस्ट मैंने कोई भी एसेट मैप नहीं किया है, इसलिए बता रहा है कि सर इसको आइडियली मुझे अचीव करना हो तो मेरे को मंथली एस आई पी 13,500 रुपए की करनी होगी, या वन टाइम इन्वेस्टमेंट 3.92 लाख रुपीज का देना होगा, ऑन दी अजम्पशन कि मेरा इन्वेस्टमेंट 9% से ग्रो करेगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने मान लीजिए क्लाइंट से एक इन्वेस्टमेंट कराया है इसके अंदर में, लेट्स से
लेट्स से एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट है मैंने इसके अगेंस्ट मैप कर दिया। और मैंने लेट्स से अगर एक और इन्वेस्टमेंट मैंने जो एसबीआई एनर्जी में कर रहा है, लेट्स से कोई छोटा इन्वेस्टमेंट देख लेता हूँ। लेट्स से मैंने जो एक आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप में जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था मैंने उसको भी ले लिया। तो देखिए अब ये बता रहा है कि सर ये दो इन्वेस्टमेंट अगर मैं कंसिडर कर लूँ तो देखा जा रहा है कि सर मोर और लेस मैं 110% अपना गोल अचीव कर जाऊंगा, मतलब दिस गोल इज गोइंग टू बी वेल टेकन केयर ऑफ। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्लाइंट के लिए ये गोल्स जरूर क्रिएट करिएगा, उसके अगेंस्ट में एसेट्स को जरूर मैप करिएगा। राइट, यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो अपना गोल रिपोर्ट, और गोल रिपोर्ट डाउनलोड करके इसको क्लाइंट के साथ में आप शेयर कर सकते हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि खाली अपने को क्लाइंट को रिटर्न्स दिखाना जरूरी नहीं है, क्लाइंट को रिटर्न्स के अलावा हमें ये गोल रिपोर्ट दिखाना भी बहुत जरूरी है। आई विल अर्ज एवरीवन टू स्टार्ट सेटिंग योर गोल रिपोर्ट फ्रॉम राइट। सो दोस्तों मैंने आपको मोर और लेस जो मेरे को फिनोमैटिक ऐप के अंदर में आपको दिखाना था वो हमने दिखा दिया। इस तरीके से क्लाइंट का हम लोग ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं। नीचे दिए गए हैं कुछ रिसर्च के टूल्स। तो अगर मुझे जानना है, क्लाइंट को जानना है कि कौन से मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट करना है या कौन से मिड कैप में करना है, तो क्लाइंट क्लिक दैट। अगर उसको 5 साल का रिटर्न के हिसाब से देखना है कि कौन सा मिड कैप अच्छा कर रहा है तो वो इस तरीके से निकाल सकता है। राइट, सिमिलरली इफ द क्लाइंट वांट्स टू डू एनी कैलकुलेटर, लेट्स से उसको जानना है कि अगर मैं एसआईपी स्टार्ट करूँ तो फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी, या उसको अपना रिटायरमेंट कैलकुलेटर करना है, तो वो सब कुछ यहाँ से यूज कर सकता है। सो आई एम नॉट गेटिंग इन द डिटेल्स ऑफ ऑल ऑफ दैट। So with this, I would want to complete the part on on the usage of Phenomatic app। क्योंकि शुरुआत में मैंने जब आप लोगों से पूछा था कि कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको कि क्लाइंट ट्रैपिंग नहीं आती है, तो मैं फटाफट एक बार आपको क्लाइंट ट्रैपिंग दिखा देता हूँ। So I will quickly show you how to do the client trapping. So I will just share my screen. Just a minute. I'll just log in first. We have the PGIM team over here. So I'll just take 2-3 more minutes and then we'll start the PGIM part also. Okay. Sorry. तो दोस्तों अब मैं आपको वेब लॉगिन में ले जा रहा हूँ। सो जो हम लोग फैमिली रैपिंग करते हैं वो हम लोग वेब लॉगिन से करते हैं। तो मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करके वेब लॉगिन में ले जा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपना जब वेब लॉगिन आप घुसते हो तो आप देख पाते हो कि भाई आपका पर्टिकुलर एयूएम क्या है, कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं, एसआईपी बुक क्या है, ये सब कुछ आप देख पाते हो। सो यहाँ पर आप पहले क्लाइंट्स पे क्लिक करेंगे। ऑब्वियसली आई एम एबल टू सी द एंटायर गैमेट ऑफ फिनोमैटिक। तो इसके लिए मैं मेरे पास में मल्टीपल क्लाइंट्स यहाँ दिखा रहे हैं। लेट्स से फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, लेट्स से दिस मैं पहले एज ए सब ब्रोकर खोलता हूँ पहले। ओके, सो आपके पास में ये एक ही लेवल पे दिखाएगा, मेरे पास में अलग से दिखा रहा है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल दीज टू क्लाइंट्स, लेट्स से आकाश जायसवाल एंड अमोक दूधेवाला आर लेट्स से ब्रदर्स, और मेरे को इसको रैप करना है तो मैं दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा। एंड लेट्स से इफ अमोक इज द हेड ऑफ द फैमिली, देन आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन एंड आई विल क्लिक ऑन सेट फैमिली हेड। तो अभी ये पूछ रहा है कि सर आकाश और अमोक के अंदर में आप किसको फैमिली हेड बनाना चाहोगे। तो मैंने कहा यार मैं अमोक को फैमिली हेड बनाना चाहूंगा। मैं बस इसको क्लिक करूंगा एंड इफ आई क्लिक ऑन दी अप्लाई बटन, तो फिर अमोक विल बिकम द फैमिली हेड और उसके अंडर में आकाश भी दिखना चालू हो जाएगा। सो व्हेन अमोक विल क्लिक ऑन द मोबाइल ऐप एंड क्लिक ऑन द पोर्टफोलियो, he will not just be seeing his own investments, he will also be seeing Akash's investments। राइट दोस्तों, सो आई होप आपको आज का ये पार्ट अभी तक क्लियर रहा है। बाकी आपके जितने क्यूएनए है ना, ये सब अपने आराम से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट फर्स्ट आई वुड वांट टू हैंड इट ओवर टू द पीजीआईएम गाइस बिकॉज दे आर हियर। अपने डिटेल में क्यूएनए करेंगे आफ्टर द नेक्स्ट 15-20 मिनट्स, जब सर का आधे घंटे में जब सर का सेशन जब हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्यूएनए पार्ट करेंगे। सो नाउ लेट मी फर्स्ट क्विकली इंट्रोड्यूस अर्जुन सर को। आप लोग जानते ही हैं, he is the zonal head at PGIM Mutual Fund and he is zonal head not just for East but also now for the North। So सर के पास में काफी additional responsibilities आ गई हैं and he is looking at two big regions, right? Joining him is Shoumenda. Shoumenda is taking care of our relationship at PGIM Mutual Fund, and now let me also introduce Suraj sir first and then I will hand it over to Arjun ji so that Arjun ji can take it up। सो सूरज सर के बारे में अगर बताऊं तो सूरज सर इज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ प्रोडक्ट्स एट पीजीआई म्यूचुअल फंड। ही हैज मोर देन 19 years of experience in product development and research of financial products across AMCs and some rating and research agencies। So
At PGIM, he is handling product development across portfolios like mutual fund, PMS, and AIF. So PGIM join करने से पहले Suraj sir was part of SBI Mutual Fund, wherein he was a key contributor in the product development team. Suraj sir is a postgraduate in management. He's an MBA and has completed his CFP and CFA level 1. He has also worked with L&T Mutual Fund and Redigare Mutual Fund, apart from SBI and currently PGIM. So that is the brief background of Suraj sir. The reason why we are over here, the PGIM team is over here, is that from 23rd of August, we are going to start a new NFO with PGIM that is on their multi-cap fund. So we have Arjun sir with us, and he wants to talk about the product, the offering, and obviously Suraj sir, the rationale, the logic, and why this NFO now. So over to you, Arjun sir. Thank you, Hitesh bhai. And namaskar to the entire Phenomatic Partners team. And thanks Suraj also for joining in. हितेश भाई, मैंने सूरज को इसीलिए आज यहाँ ज्वाइन करने के लिए कहा बिकॉज आई विल हैव टू लीव अर्ली एंड सो दैट सूरज कैन टेक इट फॉरवर्ड. लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूंगा टू फिनोमेटिक पार्टनर्स, जिनके साथ हमारा रिश्ता अब मैं कहूंगा कि हौले हौले नए नए जुड़ा हुआ है और हम लोग इस रिश्ते को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं. इसके लिए काफी सारे एंगेजमेंट्स की मौका हमें मिल रही है और आगे भी मिलते रहेगी. लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो जैसे कि हितेश भाई ने कहा कि विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मल्टी कैप एनएफ, एंड फॉर दैट आई वुड रिक्वेस्ट सूरज, हु इज आवर हेड ऑफ प्रोडक्ट्स, टू डिस्कस इट इन मोर डिटेल. लेकिन एक चीज, ये मल्टी कैप एनएफओ क्यों इस वक्त, जबकि मार्केट में काफी सारे थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स की एनएफओस चल रही हैं? तो क्यों? क्योंकि पीजी एज ए एएमसी अगर हमें आप एसेस करें, हमें देखें, तो देखिएगा हम लोग उतना थीमेटिक या सेक्टोरल फंड में नहीं खेलते हैं. हमारा ये विश्वास है कि अगर कोई सेक्टर अच्छा कर रहा है, हर एक सेक्टर में अच्छे किस्म के 5-6 कंपनियां या 7-8 कंपनियां होती है, और उसको हम अपने पोर्टफोलियोज में, जो जेनेरिक फंड्स की पोर्टफोलियोज हैं, जैसे मल्टी कैप होगी, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, या लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, हम उसमें भी उसे इंक्लूड कर सकते हैं. दूसरा चीज, इस वक्त अगर आप मार्केट को देखिए, इस वक्त और एक सवाल सबके दिल में है कि क्या करें, मार्केट में इन्वेस्टेड रहें, प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि काफी सारे अलग अलग स्टेटमेंट्स बाहर सुनने को मिल रहा है. कोई कह रहे हैं कि नहीं, मिड कैप्स तो बहुत ही हीटेड अप है, स्मॉल कैप्स में भी काफी रैली हो चुकी है, लार्ज कैप्स थोड़े रीजनेबली सही लग रहे हैं हमें, तो लार्ज कैप में पैसा लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए. कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ की उस सेक्टर्स में से एक साल भर पहले अगर एनएफओ आए थे, उसमें आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था तो वो पैसा डबल हो गया है. लेकिन हाल फिल में अगर उस सेक्टर पर एनएफओ आया हुआ हो और उसमें आप कंट्रीब्यूट किए हो बाई चांस, तो वो पैसा नेगेटिव में दिख रहा है. तो थोड़ी कंफ्यूजन है कि क्या, क्योंकि सेक्टर्स एंड ट्रेंड्स थोड़ी मार्केट में चेंज होते हुए दिख रही है. और पीजी में एज अ स्ट्रैटेजी हम लोग ग्रोथ में स्टाइल मैनेजर्स हैं, बट ग्रोथ एट ए रीजनेबल प्राइस. और ये ग्रोथ के साथ साथ हम कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते वक्त उसकी क्वालिटी को भी एसेस करते हैं. क्वालिटी ऐसा नहीं कि दूसरे खराब क्वालिटी के हैं और हम ही अच्छे हमारे पार्लेंस में और हमारी परिभाषा में अगर हम क्वालिटी की डिस्क्रिप्शन दें आपको, तो है हायर देन पीयर सेट आरओई की ग्रोथ, हायर देन पीयर सेट ईपीएस की ग्रोथ, हायर देन पीयर सेट सेल्स की ग्रोथ अगर एक सेगमेंट में, एक कंपनी में हो, तो उसे हम लोग क्वालिटी कंपनीज कहते हैं. जो कि अगर आप लास्ट 2 साल से देखें या पिछले 18 महीने से देखें, तो वो वाली सेगमेंट मार्केट में थोड़ी नेग्लेक्टेड थी, क्योंकि मार्केट काफी सारे सेक्टर्स या कंपनियां जिसमें उतनी अच्छी खासी आरओई ग्रोथ ना दिखी हो या ईपीएस ग्रोथ ना दिखी हो, वहां रैली हो गई. और जिसके कारण से आज जो ये मार्केट में एक कंफ्यूजन की थोड़ा शैडो सी मंडरा रही है, उसमें यही है कि काफी सारे सेक्टर्स में काफी सारे कंपनियां 60, 70, 80, 90 की पी पर ट्रेड करते हुए देख रहे हैं. तो मन में ख्यालात आ ही जाते हैं कि 80-90 के पी के स्टॉक्स वाले कंपनीज में अगर हम पैसा लगाए तो यहाँ से कब तक, कितने आगे तक कर सकते हैं. तो इसी ख्याल में हम, इसी सोच से हम अपने मल्टी कैप फंड लाए हुए हैं, क्योंकि हर एक सेक्टर में और सेगमेंट में, चाहे आप वो लार्ज कैप में लो, चाहे आप मिड कैप में लो, या चाहे आप स्मॉल कैप में लो, हर एक सेगमेंट में कुछ अच्छी कंपनियां रहती ही हैं.
और अपॉर्चुनिटी हर वक्त रहती है। सो हम चाहते हैं कि बेस्ट ऑफ ऑल द थ्री मार्केट कैपिटलाइजेशन की सेगमेंट से हम स्टॉक्स पिक करें और उससे कुछ 55-60 स्टॉक की एक पोर्टफोलियो बनाएं, जो कि एक नो ब्रेनर ऑल सीजन पोर्टफोलियो रहे, जो इन्वेस्टर्स के लिए हर एक सिचुएशन पर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पर आप इन्वेस्टर के सामने रख सकें उसको। ये फंड को डिटेल में बताने के लिए मैं सूरज को इनवाइट करूंगा। सूरज, इफ यू कुड प्लीज टर्न ऑन योर स्क्रीन। सूरज हमारे हेड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि मल्टी कैप फंड बाय डिस्क्रिप्शन इज 25% इन लार्ज कैप, 25% इन मिड कैप, 25% इन स्मॉल कैप बाय सेबी डिस्क्रिप्शन। बाकी 25% जो है वो फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन के ऊपर रहती है कि वहां कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। इसी फंड को डिटेल में समझाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सूरज हमें प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन या अपनी जो भावनाएं हैं, क्योंकि सूरज इज अ पर्सन हु हैज कंसेप्चुअलाइज्ड दिस प्रोडक्ट आल्सो, कि और इसकी पोर्टफोलियो कैसे दिखनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बीइंग द हेड ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम पीजीआईएम। सो सूरज, ओवर टू यू। आप अगर हमारे मित्र जो हमसे जुड़े हुए हैं आज फिनोमैटिक से, उनको थोड़ा डिटेल में हमारे मल्टी कैप के फंड के बारे में अब मे भी अगले 15-20 मिनट में बात करें, क्योंकि जेनेरिक प्रोडक्ट है, बहुत कुछ कहने का नहीं रहता है, लेकिन आपके विचार से आप अगर उनको बताएं। Sure, thanks Arjun, and thanks Hitesh and Suman for inviting me over this call. Hitesh, I just happened to log in just when you were giving the demo. It looks a very, very fantastic product that you have built, and especially last में आप जो goal based demo feature आप बता रहे थे, काफी useful लगा, and best of luck to you and your team on that. So without taking much time, I do have a presentation with me which I'll share. I'll not talk you through the entire presentation because time थोड़ा sensitive है, but key facts and figures जो हम लोग ने इस presentation में put up किए, maybe I'll just take the audience through those points. So multi-cap NFO है, it's kind of a similar kind of product. Market में जो SEBI regulations है, उसमें multi-cap funds में जो fund already existing है, because of regulation you can't do much innovation in this kind of product. But as Arjun said, we have tried to capture some element which will maybe place PGIM India multi-cap fund a little differently than peers. तो मैं प्रेजेंटेशन दो पार्ट में, एक फर्स्ट पार्ट में आई टेक 5 मिनट्स, जिसमें मैं मल्टी कैप कैटेगरी के बारे में बताऊंगा, कुछ डिटेल्स जो मे बी आपको पहले से पता हो, कुछ चीज़ें नहीं पता हो, बट इट विल गिव यू सम डेटा पॉइंट्स टू टॉक इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट। तो क्लाइंट के साथ जाके डेटा पॉइंट दिखा सकते हो उनको कन्विंस करने के लिए। फर्स्ट अबाउट द कैटेगरी एंड देन सेकंड पार्ट इज अबाउट पीजीएम मल्टी कैप, हम लोग कैसा फंड को पोर्टफोलियो पोजीशन करने वाले हैं, व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट आवर वे ऑफ मैनेजिंग इट। तो लेट्स स्टार्ट। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन एज वेल राइट नाउ। या so multi-cap category में there are 4 or 5 things which are a little different from others funds. तो कुछ चीजें जैसे बिकॉज अर्जुन ने आपको बताया कि एज पर रेगुलेशन, सेबी रेगुलेशन 25% आपको मिनिमम लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ही पड़ता है एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम। तो बिकॉज ऑफ दिस रेगुलेशन वो थोड़ा पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एक देयर अ डिसिप्लिन्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग जो बाकी फंड्स में नहीं होता। इफ यू कंपेयर इट विद अ ब्रॉड मार्केट फंड, मे बी फ्लेक्सी कैप आप देखोगे तो उस तरह का मार्केट कैप एलोकेशन वाइज डिसिप्लिन नहीं रहता है, विच मल्टी कैप फंड हैज। तो दैट इज वन एडवांटेज। एंड सेकेंडली, एक्टिवली मैनेज फंड अगर रहेगा तो उसमें आप स्टॉक सिलेक्शन भी कर सकते हो, विच कैन गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ अबव एवरेज रिटर्न ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट प्लस डिसिप्लिन मैनेजमेंट विच एक्चुअली इज वेरी बेनिफिशियल फॉर मल्टी कैप कैटेगरी। सेकेंड थिंग इज, क्योंकि इसमें मिड एंड स्मॉल कैप का एक्सपोजर रहेगा एटलीस्ट 50% एट ऑल टाइम्स, कुछ सेक्टर्स ऐसे रहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मिड एंड स्मॉल कैप सेक्टर से ही है, जो लार्ज कैप में नहीं है। सो ऑटोमेटिकली यू गेट अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स एंड स्टॉक, बिकॉज आपको उस जगह एक्सपोजर लेना ही पड़ता है थ्रू मिड एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर। थर्ड एडवांटेज इज कि आप क्योंकि 25% एटलीस्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, और आज के मार्केट में जैसे स्मॉल कैप रैली हो रहे हैं लास्ट 1-1.5 साल में, तो आपको ऑटोमेटिक एक रीबैलेंसिंग करना पड़ता है, बिकॉज आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम यू डोंट वांट टू टेक टू मच एक्सपोजर। तो आपको वो 25% का लिमिट ख्याल में रख के मे बी यू विल हैव टू बुक प्रॉफिट इन स्मॉल कैप। स्मॉल कैप से आप प्रॉफिट बुक करोगे, ऑटोमेटिक रीबैलेंस करोगे। तो ये कुछ चीज़ें जो ऑटोमेटिकली फंड में होती रहती है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फंड। लेटर ऑन वी हैव सम डेटा विद अस, जिसमें हम लोग बता रहे हैं कि मल्टी कैप कैटेगरी का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, अगर आपके पास 3 ईयर या 5 ईयर का इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है, तो पास डेटा ऑफ लास्ट 2 डेकेड्स
ये सजेस्ट करता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू समथिंग लाइक अ ब्रॉडर मार्केट फंड। तो इसके कारण मल्टी कैप कैटेगरी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाल सकते हैं। डेटा, हिस्टोरिकल डेटा इज वेरी फेवरेबल इन टर्म्स ऑफ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। एंड लास्टली द एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज कि टैक्स एंड ये सब चीज़ें इन्वेस्टर या एडवाइजर खुद भी कर सकते हैं, बट देयर इज एडेड टैक्स एंड कॉस्ट implication which people are not generally aware of कि आप ये खुद से करोगे तो मे बी टैक्स देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, या रिबैलेंसिंग आप करोगे तो कॉस्ट इम्प्लीकेशन रहेगा चर्निंग का वगैरह वगैरह, जो फंड स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली बेनिफिशियल है, यू डोंट हैव टू पे ऑल दैट। तो मल्टी कैप कैटेगरी, सो अर्जुन स्टार्टेड बाय सेइंग कि सेक्टर और थीमेटिक में बहुत पैसा जा रहा है, बहुत फोलियो ओपन हो रहे हैं, पीपल का बहुत इंटरेस्ट है लास्ट 1-1.5 साल में, बट मल्टी कैप कैटेगरी इन द लास्ट 4 years has actually grown quite big। वो पहले 24,000 करोड़ का कैटेगरी, ये कैटेगरी का AUM है मल्टी कैप कैटेगरी का, तो 24,000 करोड़ का होता था जून 2021 में, एंड लास्ट मंथ ये 1.5 लाख करोड़ का कॉर्पस है मल्टी कैप कैटेगरी। तो इंडिया में डिफरेंट एडवाइजर, डिफरेंट इन्वेस्टर एक्चुअली आर एलोकेटिंग टू मल्टी कैप इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल एंड मिड कैप एंड सेक्टोरल थीमेटिक का जो भी वेव है अभी, लिक्विडिटी ड्रिवन, वेदर इट जस्टिफाइड और नॉट, वो सब अलग बात है, बट people are allocating towards this category. It's a popular category. This slide we have already covered. It just says कि large cap, mid cap and small cap में 25% होने चाहिए। हाँ, coming to this is the interesting slide. इसमें we have just taken the calendar year return. हर साल का large cap, mid cap and small cap index का return है ये, and इसमें आप देखोगे तो कुछ साल में मे बी स्मॉल कैप में तेजी है, किसी साल में लार्ज कैप विनर्स है, किसी साल मिड कैप विनर्स है, बट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस कोई भी मार्केट कैप हमेशा टॉप में नहीं रहता, और स्पेशली आपका 3 साल या 5 साल का हॉराइजन है, तो यू नीड अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दिस इन अ पोर्टफोलियो। एंड मल्टी कैप जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, क्योंकि उसका 25% का रूल है, तो ऑटोमेटिकली आप हर एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आप हमेशा इन 3 सेगमेंट में इन्वेस्टेड रहोगे। तो टाइमिंग द मार्केट, people think कि timing the market is easy, we will get in at right time, get out at right time, but अभी maybe small cap में rally है, but कब वो reverse हो, we saw those events जब जापान का yen carry trade का event आया, and it was one day event, next day it reversed, but इस तरह का कुछ भी आता है, event based आता है, तो small caps में ज़्यादा volatility होता है। तो अगर आपका diversified portfolio है तो आपको उन दिनों में, and then maybe if it stretches to month and cycle अगर reverse होता है तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमेशा प्रेफर्ड रहता है। दैट इज द होल टेक अवे। आई हैव सम फ्यू मोर डेटा पॉइंट्स, आई विल वेरी वेरी क्विकली कवर ऑल दैट। तो ये कुछ डेटा पॉइंट हम लोग ने निकाला है निफ्टी मल्टी कैप इंडेक्स का वर्सेस निफ्टी 500 इंडेक्स। तो बेसिकली मल्टी कैप में अगर आप पैसा डाल रहे हैं वर्सेस समथिंग लाइक अ फ्लेक्सी कैप में अगर पैसा डाल रहे हैं, तो हिस्टोरिकली क्या एक्सपीरियंस रहा है इन्वेस्टर्स का। तो इसमें आप देख सकते हो मल्टी कैप इंडेक्स ने लास्ट 19 साल में 2005 से लेकर अभी तक कैलेंडर ईयर रिटर्न है, उसने मल्टी कैप इंडेक्स ने 11 साल में निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म किया आउट ऑफ 19 ईयर्स। सो डेटा इज फेवरेबल इन फेवर ऑफ निफ्टी मल्टी कैप इंडेक्स। एंड इफ आई हैव टू कंपेयर विथ रिस्क एंड रिटर्न, अगर ये सेम चीज आप रिस्क रिटर्न देखोगे तो यहाँ इस चार्ट में हम लोग ने 3 ईयर रोलिंग रिटर्न एंड 5 ईयर रोलिंग रिटर्न देखा है, लास्ट 20 साल का सेम डेटा है। तो इसमें भी आप देखोगे कि मल्टी कैप इंडेक्स 3 ईयर रोलिंग रिटर्न एंड 5 ईयर रिटर्न पे हमेशा निफ्टी 500 को ऑन एन एवरेज आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एंड राइट साइड में रिस्क का कॉलम है, तो रिस्क आप देखोगे तो कंपेरेबल रिस्क है, यू आर नॉट टेकिंग वेरी हाई रिस्क टू जनरेट दैट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा रिटर्न। स्पेशली 5 साल का अगर रिस्क का नंबर देखोगे तो इट शोज 5.6 वर्सेस 5%। तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हो, बट क्योंकि पोर्टफोलियो में मिड एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर है, तो रिटर्न वाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका रिटर्न, इफ यू सी द लेफ्ट हैंड नंबर 13.6 वर्सेस 12.3 है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेके यू आर जनरेटिंग अबव एवरेज रिटर्न। तो दिस इज हिस्टोरिकल नंबर, बट हिस्टोरिकली इट हैज बीन वेरी वेरी फेवरेबल। आई विल मूव ऑन। हम लोग ने वही नंबर जो 3 इयर्स रोलिंग रिटर्न्स मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया, उसका थोड़ा ब्रेकअप एनालिसिस किया कि कैसे ब्रेकअप प्रोफाइल दिखता है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिटर्न्स बकेट। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें मैं आपको टेक अवे की टेक अवे बताता हूँ। आप वो रिटर्न्स रेंज का नेगेटिव नंबर देखिए, तो इट्स द सेम डेटा 3 ईयर रोलिंग रिटर्न ऑफ निफ्टी मल्टी कैप इंडेक्स वर्सेस निफ्टी 500। तो टेक अवे ये है कि निफ्टी 500 ऑफ लास्ट 20 ईयर्स जितने भी ऑब्जर्वेशंस है, उसमें 6.4% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस हैज बीन नेगेटिव रिटर्न, वेरेस निफ्टी मल्टी कैप इंडेक्स का भी सेम कंपेरेबल एक्सपीरियंस है 8.6%, सो देयर अबाउट।
तो डाउनसाइड में दोनों इंडेक्स लगभग सेम ही डाउनसाइड एक्सपीरियंस करते हैं। बट इफ यू सी द अपसाइड अबव 20%, इट इज 17.9 फॉर निफ्टी 500 वर्सेस 30% फॉर निफ्टी मल्टी कैप इंडेक्स। मतलब जब अपसाइड है, अपसाइड कैप्चर बहुत अच्छे से करता है ये मल्टी कैप इंडेक्स, एंड डाउनसाइड में आपका डाउनसाइड प्रोटेक्शन इज कंपेरेबल टू द मार्केट। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ विन विन सिचुएशन। और ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकली आप देखिए तो आप मल्टी कैप, ये डेटा इंडस्ट्री का जितने भी एक्टिवली मैनेज्ड फ्लेक्सी कैप फंड है और जितने भी एक्टिवली मैनेज्ड मल्टी कैप फंड है उनका एवरेज है ये। तो एक्चुअली नैरेटिव मार्केट में ये है कि फ्लेक्सी कैप में पैसा डालो तो फंड मैनेजर खुद लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप को एलोकेट करेगा एंड अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन चेंज करेगा। बट प्रैक्टिकली हम लोग ने देखा कि वैसा होता नहीं है। तो फ्लेक्सी कैप इफ यू नोटिस द नंबर ईयर, लार्ज कैप में 64% एलोकेशन है, तो वो हमेशा लार्ज कैप बायस रहता है वो फंड। बट वेर एज मल्टी कैप में देखो तो लार्ज 40% है, स्मॉल कैप 30% है, मिड कैप 25% है। तो दिस प्रूफ कि हमेशा अगर आपको बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना है फ्रॉम अ मार्केट कैप एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो मल्टी कैप इज अ प्रेफर्ड कैटेगरी। तो दैट इज द डेटा दैट आई हैड ऑन मल्टी कैप एज अ कैटेगरी, कि आपको क्यों पैसे लगाने चाहिए, क्या लॉन्ग टर्म में रिस्क रिटर्न प्रोफाइल है, एक्सेट्रा व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द कैटेगरी एज अ होल। नाउ कमिंग टू पीजीआई मल्टी कैप, हम लोग कैसे ये फंड पोजीशन करने वाले, कैसा डिफरेंशिएशन क्रिएट करने वाले। तो इसमें दो चीज़ें मैं आपको क्विकली नेक्स्ट 5 मिनट्स में बताऊंगा। एक तो जो अर्जुन सर ने ऑलरेडी टच अपॉन किया ऑफ हाई आरओई एंड हाई ग्रोथ एज आवर इन्वेस्टमेंट पिलर्स। तो ये हमारा ओवरऑल म्यूचुअल फंड एएमसी का फिलोसफी है फॉर ऑल आवर फंड्स। तो उसमें हम लोग जो भी स्टॉक सिलेक्शन करते हैं उसमें दो फिल्टर रहते हैं मेनली। वो है हाई ग्रोथ, कंपनी हाई ग्रोथ होनी चाहिए, एंड आई एम नॉट सेइंग कि एक क्वार्टर दो क्वार्टर, वो लंबे समय के लिए हाई ग्रोथ होनी चाहिए। तो उसमें वॉलेटिलिटी कम रहता है इस तरह के स्टॉक्स में, और वो हाई क्वालिटी होनी चाहिए। तो हाई क्वालिटी भी अर्जुन सर ने आपको बताया कि अर्निंग्स क्वालिटी कैसी हो, ऐसा नहीं कि एक क्वार्टर में अर्निंग आया दूसरे क्वार्टर में नहीं हुआ, उस तरह की कंपनीज नहीं। तो वी लुक एट प्रॉफिटेबल हाई ग्रोथ हाई क्वालिटी कंपनीज एज और फिल्टर। उसके बाद जो फिल्टर में कंपनीज आती है उसके बाद हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे प्रिवेलिंग वैल्यूएशंस देखते हैं, लिक्विडिटी देखते हैं, फंड का क्या मैंडेट है, वेदर लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप में क्या मार्केट का ब्रेकअप चल रहा है, किस तरह का इंटरेक्शन है, ये सब चीज़ें देख के फाइनल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। मैनेजमेंट देखते हैं, वेदर मैनेजमेंट इज क्लीन, वेदर इट हैज अ गुड कैपिटल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एलोकेशन कैपिटल, ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखते हैं। ये सब चीज़ें के बाद देखने के बाद एक फाइनल पोर्टफोलियो बनता है। दिस इज आवर framework for all our fund which remains constant for multi cap fund also। अर्जुन सर ने बताया कि इस तरह के स्टॉक्स लास्ट 1-2 साल में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ज़्यादा चले नहीं है। बट इफ़ यू टेक द लॉन्ग टर्म डेटा, मे बी आप कभी किसी भी पीरियड का 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर का हिस्ट्री में देखेंगे तो दिस स्टॉक्स ऑलवेज मेक अ कम बैक। तो हमारा कॉन्फिडेंस यही है कि इस तरह के स्टॉक में भी चल नहीं रहे अभी, रिलेटिव टू द मार्केट, दे आर अंडर परफॉर्मिंग। सूरज, सॉरी मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ यहाँ, या लेकिन एक चीज अगर आप ट्रेंड चेंज होते हुए देखें, हाँ हाँ अगर यही चीज लास्ट 3 महीना में देखें, स्पेशली जून जुलाई और अभी तक अगस्त यस। का, तो ये आई साइकिल टर्न होते हुए दिख रहा है काफी, क्योंकि एक साइकिल जो चल रही थी काफी दिनों से, यस ये साइकिल अभी टर्न होते हुए दिख रही है। और उस यस साइकिल को अगर आप पहले ज्यादा कैप्चर कर पाओ तो फॉर द कमिंग 2 to 3 years डेफिनेटली आप क्लाइंट्स के लिए थोड़ा ज्यादा रिटर्न बना पाओगे। यस परफेक्ट। सो एक्चुअली आई हैव दैट स्लाइड आल्सो इन द प्रेजेंटेशन। तो आपने जो बोला एकदम करेक्ट बोला। तो ये एक स्लाइड है मेरे पास जो 2020 से ऑनवर्ड है, हर साल का रिटर्न है, और इसमें हम लोग ने वो स्टाइल का ही देखा है। तो लास्ट 2 साल 2021 से आप देखोगे तो सबसे पहले आपको वैल्यू स्टाइल दिखेगा जो टॉप में है एकदम, रिटर्न्स में सबसे ज़्यादा है। और 2022 23 और 2024 टिल डेट ऑल्सो वैल्यू हैज डन वेरी वेरी वेल। तो वैल्यू जो स्टॉक है बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक थे, सपोज सब कोई पीएसयू कंपनी थी जो बहुत अंडर वैल्यूड थी, 5 का पी पे मिल रही थी, वो कंपनी डबल हो गए ट्रिपल हो गए, अभी 15-20 का पी पे चल रहे। तो उस तरह की कंपनीज जहाँ पर पी री रेटिंग हुआ है, जो अंडर वैल्यूड थी, अभी वो कंपनीज ने अर्निंग्स डिलीवर किया है कि नहीं, वो स्ट्रीट इज नॉट बॉदर्ड। तो वो 2027 में या 2028 में या 2030 में कभी उस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी या अर्निंग्स डिलीवर होगा। बट स्ट्रीट इज री रेटिंग राइट नाउ लास्ट 1-1.5 साल में, एंड दिस ट्रेंड एज अर्जुन सेड लास्ट 3 महीने में हम लोग ने जो देखा वो थोड़ा रिवर्स हो रहा है। वैल्यू इफ यू सी लास्ट 3 महीने में is at second best, and quality stocks are now slowly making a comeback. So whether this is durable or not, we think this is durable. There are some permanent change which is happening, flows वगैरह थोड़ा reverse हो रहे हैं,
and people are getting conscious about frothy valuation. कुछ market segment में हमारा belief है कि bubble भी हो रहा है, तो this is the right time to get into our kind of portfolios. Maybe अगर आपने बाकी सब जगह small and mid cap sector thematic whatever that categories अगर वहाँ पैसे बनाए हैं, तो there definitely there's a case to reallocate some money to this kind of high quality high growth portfolios which have participated but not as much in the last few 1.5 year kind of rally. And अभी इनका टाइम मेरे व्यू में एंड हमारे एएमसी के व्यू में इनका टाइम अभी चालू होने वाला है, तो दिस एनएफओ गिव्स यू गुड अपॉर्चुनिटी. आई डू हैव वन कपल ऑफ 2 or 3 मोर स्लाइड्स स्पेसिफिकली फॉर मल्टी कैप की. ये मल्टी कैप हम लोग कैसे मैनेज करने वाले हैं, ये पहला स्लाइड है. मल्टी कैप में लार्ज कैप पोर्शन हम लोग बहुत कॉन्सेंट्रेटेड चलाने वाले हैं जो लो चर्न रहेगा, और उसमें हम लोग स्टेबल लॉन्ग टर्म कंपनीज ही लेंगे. तो आई रिपीट, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो इन लार्ज कैप, चर्निंग कम रहेगा और लॉन्ग टर्म कंपनीज लेंगे उसमें. मिड एंड स्मॉल कैप में अदर हैंड मिड कैप विल बी रीजनेबली कॉन्सेंट्रेटेड एंड स्मॉल कैप पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो विल बी वेरी डाइवर्सिफाइड. और स्मॉल कैप कंपनीज में हम लोग ग्रोथ एक्सेलरेटेड कंपनीज जिनका फोकस हाई ग्रोथ है वो ज़्यादा लेंगे. मिड कैप में मे बी स्टेडी कंपनीज लेंगे. एंड चर्निंग इन स्मॉल कैप विल बी quick to identify companies and will be quick to exit also अगर हमारा टारगेट उसमें पूरा होता है. तो 3 different strategies for running the 3 different buckets within the portfolio. और उसके अलावा इन फंड में ओवरऑल लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर हमारा पास 5 थीम्स है जो हम लोग पोर्टफोलियो में चलाने वाले. अपार्ट फ्रॉम देयर विल बी सम अदर थीम्स आल्सो, बट राइट नाउ दिस 5 थीम्स आर विच वी आर बुलिश ऑन. एक हेल्थ केयर है. हेल्थ केयर में काफ़ी अलग अलग चीज़ आती है. इंडियन फार्मा स्पेस है, एक्सपोर्ट सेगमेंट है, हॉस्पिटल है, डायग्नोस्टिक्स है. तो उन सारे स्पेस में हम लोग बुलिश है. उसमें वैल्यूएशन अभी भी पॉकेट्स में अट्रैक्टिव है, तो देर आर इनफ अपॉर्चुनिटी इवन इन दिस रन अप मार्केट. स्टॉक सिलेक्शन हम कर सकते हैं इसमें, ऐसा हमारा बिलीव है. एंड इट हैज़ अ लॉन्ग रनवे, ग्रोथ का रनवे काफ़ी बड़ा है. अभी भी इंडिया में पेनिट्रेशन फॉर हेल्थ केयर एज अ सर्विस स्टिल वेरी वेरी लो, तो कैचअप में टाइम लगेगा. एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी है, प्राइवेट स्पेंडिंग भी है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चरल मार्केट. दूसरा हमारा मोबिलिटी एंड इनोवेशन एक थीम है जिसमें वी आर सीइंग कि वॉट एवर दिस पैसेंजर कार, ईवी पेनिट्रेशन, innovation in this things are at a very very nascent stage in India. and इसमें भी पेनिट्रेशन का अपॉर्चुनिटीज काफ़ी है. और ये सेक्टर भी हमें अभी से मे बी ऑटो कंपोनेंट्स, दिस काइंड ऑफ सेक्टर स्टिल लुक्स रीजनेबल गिवन द रनवे दैट वी हैव. तो ये सेगमेंट एक हमारा आइडेंटिफाइड सेक्टर है जिसमें वी थिंक वी कैन पार्टिसिपेट मीनिंगफुली थ्रू दिस एनएफओ. जो सेगमेंट अभी भी मार्केट में पैसे लगा सकते हैं, ऐसा एक सेगमेंट है. थर्ड थीम इज ऑफ फिनेंशियलाइजेशन. फिनेंशियलाइजेशन में भी लाइक हेल्थ केयर में आपको बता रहा था, देर आर लॉट ऑफ सब थीम्स. तो एक तो प्राइवेट बैंक स्पेस है जो अभी भी हमारे नज़र में वी आर वेरी ओवरवेट एंड इट काइंड ऑफ रीजनेबली वैल्यूड. तो उसमें लार्ज कैप कंपनीज में भी ज़्यादा होंगी प्राइवेट बैंक स्पेस में. सो समथिंग लाइक HDFC बैंक विच लास्ट 2 or 3 years में डिस्पाइट बीइंग अ हाई ग्रोथ हाई क्वालिटी कंपनी हैज़ नॉट डिलीवर्ड टू मच ऑफ रिटर्न. वो आपको पता है. तो उस तरह की कंपनीज में भी हमारे पोर्टफोलियो में ओवरवेट है. उस तरह की कंपनीज हम लोग इसमें लेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर मे बी सर्टेन कंपनीज विच आर इनटू NBFC. देन देर आर सेगमेंट जो नॉन लेंडिंग साइड में है, जो कैपिटल मार्केट कंपनीज है, म्यूचुअल फंड का सर्विसिंग R&T कंपनीज है, एक्सचेंज है, वगैरह वगैरह. तो इस तरह के नॉन लेंडिंग साइड में भी फिनेंशियलाइजेशन में देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जिस स्पेस में भी हम बुलिश है. तो ये सारी थीम के कंपनीज भी पोर्टफोलियो में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. फोर्थ थीम दैट आई हैव फॉर यू इज कंजम्पशन. कंजम्पशन की स्टोरी आई थिंक कॉमन है, सबको पता है. बट द वे वी आर लुकिंग एट इट इज कि इंडिया का पर कैपिटा GDP तो एक्सपैंड हो ही रहा है, बट उसके अंदर भी देर आर लॉट ऑफ पॉकेट्स. सो रिटेल है, टेक्सटाइल है, ऑल दिस शॉपिंग है, ईटिंग आउट डाइनिंग है, QSR, CDR, ये सब कंपनीज है जो लास्ट 1-2 साल में एकदम भी नहीं चले. दे हैव नॉट पार्टिसिपेटेड बिकॉज थोड़ा डिमांड चैलेंजेस था उस सेक्टर में. बट मे बी इंटरेस्ट रेट कट अगर इस साल होता है एंड देर आर सर्टेन कैटलिस्ट टू अनलॉक दिस डिमांड, इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे आता है, तो हमारा मानना है कि ये कंपनीज में री रेटिंग काफ़ी ज़बरदस्त होगा. एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एंड कंज्यूमर स्टेपल इज वन सेगमेंट वी आर वेरी बुलिश ऑन. द लास्ट स्लाइड आई हैव फॉर यू इज न्यू एनर्जी. इसमें लिस्टेड स्पेस में कंपनीज अभी कम है, धीरे धीरे कंपनीज लिस्ट हो रहे हैं. इज सॉ लॉट ऑफ कंपनी एनर्जी कंपनीज एक्सेट्रा. बट इसमें क्वालिटी कंपनीज या हाई ग्रोथ कंपनीज अभी भी फिलहाल कम है. बट ये लॉन्ग टर्म का थीम है. ये इमीडिएटली मे बी 1 or 2 अपॉर्चुनिटीज विल कैपिटलाइज बट विल
जैसे जैसे क्वालिटी कंपनीज में हमें एंट्री मिलेगा, अच्छा एंट्री पॉइंट मिला तो इस टीम में भी हम लोग काफी बुलिश है, बट दिस इज लाइक वन ऑफ द स्मॉलर थीम्स इन द पोर्टफोलियो. So yeah, this is the last slide I have to sum up. We have a 3S framework which we call as scalable, sustainable and structural. तो ये companies में ये सारी quality होनी चाहिए before they qualify for the portfolio. It's a well diversified bottom up portfolio. Apart from all this, हमारा investment framework का एक officially globally एक नाम है, उसको बोलते हैं GARP, which is growth at a reasonable price. और उसमें स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ग्रोथ रहता है, हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखते हैं कंपनी का, एंड देन वी डिसाइड ऑन वैल्यूएशन. वी डोंट वांट टू ओवर पे फॉर ग्रोथ, जैसा कि मार्केट अभी कर रहा है. फॉर लॉट ऑफ स्टॉक्स फ्यूचर ग्रोथ को वो लोग डिस्काउंट कर रहे हैं और बहुत अग्रेसिवली उसको 100p 150 200p का वैल्यूएशन दे रहा है. उस तरह की कंपनीज में हमारा फ्रेमवर्क है कि ग्रोथ अवेलेबल एट अ रीजनेबल प्राइस, उस तरह की कंपनी में ही हमारा फोकस रहेगा. एंड उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस देयर अ 10% एलोकेशन विच में गिव टू टर्न अराउंड आइडियाज एज वेल, जो कंपनी अभी मे बी एग्जिबिट नहीं कर रहा है, या हिस्टोरिकली इट हैज नॉट बीन हाई ग्रोथ, हाई क्वालिटी, reasonable valuation, etc. But it is showing some signs of turnaround, some visible signs, not speculation, but कुछ तो ट्रिगर है उसमें जो हमें दिख रहा है, हमें पता है, उस कंपनी में हम लोग 10% पोर्टफोलियो एलोकेट कर सकते हैं. Yeah, that's about it. So rest of the details are same. I'll maybe stop sharing and hand it back to Hitesh and Arjun. Yeah, so बिफोर thank you so स्टॉपिंग much, मैं Suraj एक ji. बार कहना चाहूंगा कि ये एनएफओ 22 तारीख से 22 अगस्त से चालू हो रही है और 5 सितंबर तक रहेगी. ये फिनोमेटिक की प्लेटफॉर्म में भी अवेलेबल रहेगी, हितेश भाई हमें श्योर किए हैं. एंड वी डू लुक फॉरवर्ड टू योर सपोर्ट. नाउ ओवर टू यू हितेश भाई, एंड Yeah, इफ देयर आर so एनी Suraj ji, if क्वेश्चंस you वी आर can, गुड टू आंसर. Suraj ji, if you can make me the host again, so I'll be able to conduct the Q&A. दोस्तों मैं अगर समराइज करूं, सूरज जी ने जो वेरी ब्रीफली उन्होंने समझाया, एंड एक्चुअल में मेरी जो काफी लंबी डिस्कशन हुई थी अर्जुन सर के साथ में व्हेन ही वाज देयर इन आवर ऑफिस लास्ट वीक. द रीजन व्हाई वी आर प्रोमोटिंग दिस पर्टिकुलर एनएफओ इज बिकॉज ऑफ 2 or 3 रीजंस. सबसे पहला रीजन क्या है कि सर इट इज वेरी इजी टू सेल अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. मतलब कि अगर आपको एक प्लेन वनीला मल्टी कैप टाइप का पोर्टफोलियो अगर बेचना है, सो एनी एंड एवरी इन्वेस्टर कैन टेक दिस. सो दिस नथिंग लाइक कि सर ये स्पेसिफिक कोई सेक्टोरल दे रहे हैं हम या कोई एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर दे रहे हैं. दिस इज वन प्लेन वनीला इन्वेस्टमेंट विच यू कैन गिव टू एन इन्वेस्टर एंड फॉरगेट इफ ही इज इन गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म. मतलब 5-10 साल के इन्वेस्टमेंट करना है तो येस यू कैन गिव दिस. So we are inviting applications in terms of SIP majorly right now because markets are slightly overvalued. So we would suggest कि अगर आप अगर छोटे लमसम्स ला रहे हैं तो वो लाइए, अगर आप SIPs ला रहे हैं लाइए. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव साइज ऑफ द पोर्टफोलियो दैट यू वांट टू एलोकेट दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट टू. ठीक है, पहला ये चीज याद रखिएगा. दूसरा जो सूरज जी ने भी बताया और अर्जुन जी ने भी बताया था कि इन लोगों का जो सेक्टर रोटेशन हो रहा है, मतलब द सेक्टर सिलेक्शंस दैट दे हैव डन is very much in line with what our in-house model is telling us to do. तो दोस्तों अगर आपको याद होगा, मैंने पिछले 2-3 डिस्कशन से आपको कहा था कि we have our own in-house quant-based model which tells us कि which particular sectors can we be overweight on, and our model was clearly telling us कि banking and financial services में भी काफी जूस है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट्स करा सकते हो. Consumption is a very good story that is going to give you good returns in the coming days, तो आप उसमें करा सकते हो. EV and hence the automotive funds is something which is there, जो कि हमारे particular analysis में overweight आता है, and healthcare is an equal weight in our overall allocation. तो क्योंकि इन्होंने बहुत clearly कहा कि सर हम ये 5 सेक्टर के अंदर में मेजरली हम आपका पोर्टफोलियो अभी इनिशियली बनाएंगे और जैसे जैसे आगे फिर वैल्यूएशंस प्ले आउट होंगे वैसे वैसे हम आपका सेक्टर रोटेशन करेंगे. सो आई थॉट दैट इफ यू वांट टू पिच दिस पर्टिकुलर एनएफओ राइट नाउ टू अ क्लाइंट, then just go and tell him कि सर if you are looking for investments in these themes, which is कि सर अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में आपको इन्वेस्टमेंट्स देखना है, सर अगर आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट देखना है, if you want to get into the healthcare space, if you want to get into the consumption space, then yes, this is the portfolio that you can go for. राइट, सो ये एक अच्छा पॉइंट है. एंड थर्ड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने आपको फैक्टर इन्वेस्टिंग को लेकर के काफी पहले एक बार इंडिकेट किया था, डिस्कशन किया था, और हमने कहा था कि देखो अलग अलग फैक्टर्स अलग अलग मार्केट टाइम पे प्ले करते हैं. सो देर विल बी टाइम्स व्हेन मोमेंटम विल डू वेल, देर विल बी टाइम्स व्हेन वैल्यू विल डू वेल, एंड देर विल बी टाइम्स व्हेन क्वालिटी will make a big comeback, quality and growth.
सो दोस्तों ऐसा देखा जा रहा था. सो बेसिस आवर इन हाउस स्टडी व्हाट वी कुड अंडरस्टैंड वाज दैट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द हाउ द मैक्रोज आर प्लेइंग आउट, हाउ द अर्निंग साइकिल, how the valuation cycle, how the interest rate cycle is playing out, and on that basis we can kind of second guess कि मार्केट में अब आगे क्या चलने का उम्मीद है. तो वाइल जैसा कि सूरज सर ने अपने चार्ट में दिखाया था, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, जहाँ पे सर ने दिखाया कि देखो पिछले 3 साल से द आउटराइट विनर इन द मार्केट वाज वैल्यू. वैल्यू बहुत अच्छा चला, वैल्यू ने बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए, एंड दैट इज वेयर वी कुड सी दैट देयर आर सर्टेन एएमसीज व्हिच आर purely value specific. The likes of your HDFC, Nippon, ICICI, they are majorly value oriented AMCs and they did very well. Whereas the AMCs which purely, majorly bet on growth and quality, the likes of Axis, PGIM, Mirai, देखा गया कि इनका परफॉर्मेंस सबड्यूड था. ठीक है. So if these AMCs remain true to the label, if they continue with their investment style, then my belief is that the tables will start turning. And जैसा कि सूरज जी ने दिखाया कि लास्ट 1 मंथ एंड 3 मंथ के रिटर्न्स को अगर आप क्लोजली अगर एनालाइज करोगे, इट क्लियरली शोज दैट नाउ वैल्यू इज टेकिंग द सेकेंड स्टेप एंड धीरे धीरे करके क्वालिटी एंड ग्रोथ इज मेकिंग अ कमबैक. तो इट इज क्वाइट एविडेंट दोस्तों, आप भी समझते हो कि वैल्यू के नाम पर देर आर स्टॉक्स विच आर नाउ ट्रेडिंग एट 100-150 पी, right? So it cannot remain crazy like that forever. You will have to go back to good quality names, the likes of your HDFC Bank or a Kotak Bank or a Bajaj Finance. ये सारी अच्छी अच्छी कंपनियां जो कि काफी स्टेडी ग्रोथ दे रही है. बट अगर आप देखोगे तो इस पूरे बुल रन में लास्ट 3 साल में इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, राइट? सो होना क्या है सर, जैसे सेक्टर रोटेशन होता है वैसे ही स्टाइल रोटेशन भी होता है. एंड माई बिलीफ इज दैट कंसिडरिंग द फैक्ट that in the coming 1 or 2 years we expect that earnings will moderate, valuations which have become really frothy will start getting compressed, and at the same time if the interest rates are expected to come down, then this is a perfect scenario for quality and growth oriented stocks to do well. And that is where we are betting on the likes of PGIM, Axis, Mirai कि ये सारे AMCs जो है अब कम बैक करेंगी. एंड दैट इज वेयर जैसा अर्जुन जी ने कहा कि इफ यू कैन स्पॉट इट अर्ली and if you can start building your portfolio around it, then maybe in the coming days you will be able to show a significant alpha to your customers. So that is the reason why I was pretty gung ho. मैंने कहा अर्जुन जी मुझे समझा रहे हो, ये ऑडियंस को भी समझ में आनी चाहिए, एंड इसीलिए हमने आज का ये बड़ा ही क्विक सा सेशन कराया. सो इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस with regard to this NFO, please feel free to write it in the chat box or raise your hand and I'll unmute you. Otherwise, the presentation was very self-explanatory. Very simple NFO, multi-cap बेचना है, which you all know is a combination of large, mid and small cap. And NFO start हो रहा है 22 तारीख से. So it's going to be available on our app. It's going to be available on the platform. So आप अपने investors का इसके अंदर में investments करा सकते हो. So I think that is it from our side with regard to the NFO. If there are no questions, then I would close the PGIM session over here, and we will continue with the Q&A part of जो हम लोग इसके पहले डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द फिनोमैटिक ऐप, तो हम लोग वो चीज कर लेंगे. सो आई गेस अर्जुन सर अभी फिलहाल तो थैंक कोई यू. क्वेश्चंस मुझे नहीं दिख रहे हैं. सो कोई एनी नहीं, फाइनल क्वेश्चंस वर्ड्स फ्रॉम रहेंगे योर तो हम साइड? लोग हैं बाद में भी आपको एड्रेस करने के लिए. शोमन तो टच में रहता ही है आपके साथ. यस. बट थैंक्स अ लॉट हितेश भाई फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद फिनोमेटिक पार्टनर्स टुडे, एंड थैंक्स सूरज आल्सो फॉर टेकिंग आउट योर टाइम. थैंक यू My सर. pleasure, and thank you so much, Suraj sir, for taking out your time. And thank you, Arjun ji and Shominda, for coming at Thank such you, a sir. Thank you, Hitesh. Thank you. and we look forward to Thank working you. in this NFO. Thank Thank you so थैंक यू much. सो मच. वी Thank you. लुक फॉरवर्ड टू योर Bye सपोर्ट. bye. All right. So, dosto, this was the part on the NFO, a very quick discussion we all had. Now, I would request कि जो हमने first part का जो discussion किया था with regard to the Phenomatic app, अब अगर आपके कोई भी questions हैं Phenomatic app को लेकर के, तो आप please feel free to ask this to me. आप अपना hand raise कर सकते हैं, मैं आपको unmute कर सकता हूँ और मैं आपको demonstration करके दिखा सकता हूँ कि कैसे क्या आएगा, and we'll take it all one by one. सो ओके, सो सबसे पहले आई कैन सी सैमसंग SM. दादा अपना नाम बता करके अपने आप को अनम्यूट करिएगा. सैमसंग SM दादा अपने आप को अनम्यूट करिए और अपना सवाल करिए. हाँ हितेश जी, मैं ऑलोक बोल रहा है, कैसे बोला? हाँ दादा बोलो.
है वो जो गोल चैप्टर अब देखा है ना, हाँ वो जरा फीस से यार एक बार देखा दीजिए। ठीक है। सो मैं वो Google वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ। ओके सो ओके, तो मैं गोल वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ। एंड ओवर हियर व्हाट आई विल डू इज मैं पहले अपना ऐप को ले लेता हूँ। सो अभी ना मैं जो चीज दिखाऊंगा वो मैं वेब लॉगिन के हिसाब से दिखाऊंगा। मतलब सॉरी, अभी मैं सब ब्रोकर लॉगिन से आपको ऐप में दिखाऊंगा। वही सारी चीजें क्लाइंट लॉगिन से भी होती हैं, राइट। सो आई एम अगेन स्टार्टिंग माय स्क्रीन। मतलब अभी आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है। आई गो टू द फिनोमेटिक ऐप। एंड फिनोमेटिक ऐप को अभी जो लॉगिन होगा ये मेरा सब ब्रोकर लॉगिन हो रहा है, राइट। ओके, तो अभी लेट्स से मैं किसी क्लाइंट में जा रहा हूँ। लेट्स से द क्लाइंट वाज हितेश जैन। तो मैं हितेश जैन पे जाऊंगा और अभी हितेश जैन का मेरे को एक नया गोल सेट करने का है। तो कैसे गोल सेट करेंगे? सबसे पहले नीचे दिया गया मेनू बटन पे हम क्लिक करेंगे। मेनू बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको माई गोल्स बोल के बटन दिखा रहा है, आप माई गोल्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अब आपको एक नया गोल क्रिएट करना है तो एकदम टॉप राइट में आपको एक प्लस बटन दिया हुआ है, आप प्लस बटन पे क्लिक कर रहे हैं। एंड लेट्स से द गोल दैट वी आर टॉक अबाउट राइट नाउ इज लेट्स से अ व्हीकल गोल। कि मेरे को लेट्स से एक नई गाड़ी खरीदनी है, तो मैंने कहा कि लेट्स से आई वांट टू बी बाइंग अ BMW। लेट्स से सो दिस इज अ BMW गोल, राइट। अभी मैंने कहा कि बॉस अभी से स्टार्ट करते हैं, बट अगले 3 सालों के अंदर में मुझे ये नई गाड़ी पे पहुंचना है। सो मैंने 2027 लिया। एंड लेट्स से 1 जुलाई 2027 तक जा रहा हूँ। आज के दिन अगर मैं एक BMW खरीदने जाऊंगा तो अज्यूमिंग कि 60 लाख के आसपास की गाड़ी है, राइट। Expected inflation in this segment would be about 6%, and since the goal is just 3 years from now, so I'm assuming the returns that I will be making will be 9%। मैंने इसको क्रिएट गोल किया। तो दोस्तों इस तरीके से मेरा BMW गोल आप देखिए सेकंड नंबर पे दिख रहा है। BMW गोल क्रिएट हो गया, जो बोलता है कि आज के दिन अगर गाड़ी की कॉस्ट 60 लाख है तो आगे में 70.9 लाख का खर्चा आने वाला है। सो अभी अगर क्लाइंट से मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कराया है इस पर्टिकुलर गोल के लिए, तो कह रहा है कि बस अगले 3 साल में अगर क्लाइंट 1,82,000 रुपये महीना करके देगा तो जाकर के उसका 70 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। बट जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने कई सारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखा है जो कि इस गोल से टैग नहीं है, तो मैंने कहा चलो इसी को टैग कर देते हैं। तो मैंने कहा लेट्स से मेरा निर्मला जैन के अंदर में जो जो इन्वेस्टमेंट्स है मैं उसी को टैग कर देता हूँ। तो मैंने इस तरीके से एक एक करके अपने इन्वेस्टमेंट्स टैग करने गए, राइट। लेट्स से मेरा मेरा एक और मैंने इन्वेस्टमेंट टैग किया। लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ आपको। तो अभी क्या दिख रहा है दोस्तों कि मैंने 3 इन्वेस्टमेंट जो मेरे पास में है उसको मैंने इस गोल से टैग किया, और अब दिखा रहा है कि अगेंस्ट अ प्रोजेक्टेड वैल्यू ऑफ 70 lakhs मैंने अभी 4 + 4 8 + 4 12 13 लाख कुछ टैग कर दिया। तो बोल रहा है कि भाई मैंने ऑलरेडी 12% अचीव कर लिया है। एक्सपेक्टेड है कि ये इन्वेस्टमेंट अगर 9% से ग्रो करेगा तो मेरे पास में ये 13 लाख के सामने कुछ 15-16 लाख रुपए हो जाएंगे। बट मुझे चाहिए कितना? 70 लाख। तो क्या बोल रहे हैं कि बॉस कितना शॉर्टफॉल होगा? शॉर्टफॉल होगा आपका 59 lakhs का। तो इसको कैसे मीट करेंगे? सर आप वन टाइम करिए चाहे मंथली SIPs करिए और उसके थ्रू आप अपना इन्वेस्टमेंट अचीव कर जाएंगे। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ गोल एंड वी टैग द इन्वेस्टमेंट्स अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर गोल। सो आई होप दादा आपको ये समझ में आया हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो अभी नेक्स्ट मेरे को दिखा रहा है कि सर हाउ टू कैलकुलेट SWP, प्लीज टेल मी। मुकुंद दुलाई जी पूछ रहे हैं कि सर अभी मेरे को SWP अगर क्लाइंट को देना है তোমার तो এটিএম क्या কার্ড তো हिसाब से? কইবো हाँ, इफ আছে यू তা हैव, ओके लेट मी जस्ट क्विकली না বার করে দাও। ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मुकुंद दुलाई जी का आ रहा है कि सर अगर मुझे SWP अगर देना है तो क्या हिसाब से देंगे, और उसका अगर कोई प्रोजेक्शन दिखाना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैं फिर से अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी SWP का एक इलस्ट्रेशन क्लाइंट को कैसे देंगे ये मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ। सो हमें करना क्या है, हम फिर से फिनोमेटिक ऐप के अंदर घुसे, और फिनोमेटिक ऐप में घुसने के बाद में अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो मुझे कैलकुलेटर बोल के बटन दिखा रहा है। ये कैलकुलेटर पे मैंने क्लिक किया और नीचे आप देखिए मुझे एक SWP प्लानर बोल के एक बटन दिखा रहा है। मैंने SWP प्लानर पे क्लिक किया
और यहाँ पर अब मैं क्या दिखाऊंगा किसी क्लाइंट को जो इलस्ट्रेशन समझाना है, तो मैं इसको क्या दिखाना चाहता हूँ कि सर अगर आपने लेट्स से जैसे फॉर एग्जांपल मुकुंद दा बोल रहे हैं कि मुझे 10 लाख का इन्वेस्टमेंट आने का है, तो उनको मैं क्या दिखाऊंगा कि सर अगर 10 साल पहले आपने ये 10 लाख का चेक दिया होता और लेट्स से मैंने आपको लेट्स से 7.2% करके अगर मैंने आपको विथड्रॉल दिया होता, तो आज के दिन आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या होता। सो मैंने क्या किया, मैंने इनको लेट्स से निपॉन म्यूचुअल फंड में एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, मैंने निपॉन म्यूचुअल फंड का जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, मैंने ये बैलेंस एडवांटेज फंड का स्कीम लिया और मैंने कहा कि इस बंदे ने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। महीने की 1 तारीख को SWP निकलती थी, महीने का 6,000 रुपया हम लोग SWP निकालते थे, महीने का 6,000 यानी कि साल का 72,000। तो 10 लाख पे अगर मैं 72,000 साल का निकाल रहा हूँ तो मैंने 7.2% का SWP दिया। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट की SWP अमाउंट। अभी क्लाइंट ने इन्वेस्टमेंट कब किया है, क्लाइंट ने 2014 में अगर इन्वेस्टमेंट किया होता, हम उसको ये इलस्ट्रेशन दिखा रहे हैं। तो 2014 के लेट से मैं 1 जुलाई को जाकर के इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आज तक में इसका क्या वैल्यू बनता है। तो अब मैं कैलकुलेट SWP पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मेरे सामने लिख के आ जाएगा कि सर ये 10 लाख रुपए का कितना प्रोजेक्शन बन रहा है। तो क्या बोल रहे हैं सर कि 10 लाख रुपया आपने डाला, 6,000 रुपया महीना करके निकाल रहे हैं, साल का 72,000 निकाल रहे हैं, मोटा मोटी आपने 10 साल रुपए निकाले हैं तो 7,26,000 रुपए आपने निकाल लिए। 10 डाले थे, 7,26 निकाल लिए। आज के दिन पोर्टफोलियो वैल्यू कितना दिखा रहा है सर, आज के दिन पोर्टफोलियो वैल्यू आपका 15,68,000 है। मतलब सर आपका महीना महीना 7.2% करके आपको पैसा भी मिल गया और आपका 50% से कैपिटल अप्रिसिएशन भी हो गया। अगर आपको यही चीज देखना है कि सर मंथ ऑन मंथ ये कैसे परफॉर्म किया, तो यहाँ पर बीच में देखिए एक SWP डेटा फ्लो बोल करके बटन है, आप इस पे अगर क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है कि जो आपने 10 लाख रुपए डाले, आप महीना महीना कैसे SWP लिए और महीना महीना कैसे इसका फंड वैल्यू चेंज होता चला गया। राइट, तो एकदम क्लियर दिख रहा है कि लास्ट में अगर आप SWP वैल्यू देखेंगे तो ये SWP वैल्यू लेट से 2016 तक आते आते 10,21,000 पे चल रही थी, फिर ये गिर करके 9 लाख 8 लाख तक आ गई, उसके बाद फिर ये वापस रिकवर कर गई। अभी अगर अपने देखें कोविड के समय में इसका क्या हुआ, तो आप देखिए क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है ना वो 11 लाख के आसपास चल रहा था फरवरी 2020 मार्च 2020। अगर मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करूं, सो आप देखो कि जस्ट ओके, अगर आप ये वाला पोर्शन देखिए, दिस पोर्शन, इस पोर्शन में क्या दिख रहा है आपको कि सर फरवरी और मार्च 2020 तक आते आते इस फंड के अंदर में 11 लाख रुपए का वैल्यू था। राइट, और वही चीज अगर आप थोड़ा सा नीचे जाइए अप्रैल 2020 में जब हम आ रहे हैं, तो ये क्या दिखा रहा है कि सर इसका फंड वैल्यू गिर के 9 लाख रुपए हो गया था। तो मतलब कोविड का फॉल आया और आपका 11 लाख का फंड गिर के 9 लाख रुपया हुआ, यानी कि अराउंड 18 to 20% का फॉल आया। तो यही आप क्लाइंट को दिखाओ कि सर मैं आपको जो नंबर दिखा रहा हूँ एकदम करेक्ट नंबर्स हैं। एंड देन फिर आप क्या दिखा रहे हो कि सर उसके बाद वापस से मार्केट में ग्रोथ आया, तो दिस इज हाउ द फंड इज परफॉर्मिंग एंड करेंटली द फंड वैल्यू इज एट 15.68 lakhs। तो इस तरीके से आप अपने क्लाइंट को समझाओगे कि हाउ द SWP वर्क्स। नाउ लेट्स से द क्लाइंट इज कन्विंस्ड कि हाँ भाई तुमने जो बताया वो ठीक है, अब आपको SWP मारना है। तो अभी आप कैसे मारेंगे, आप फिर से क्लाइंट के अंदर जाएंगे। सो लेट्स से द क्लाइंट वाज हितेश जैन, तो आप हितेश जैन पर गए, आपने कहा कि ओके इसके पोर्टफोलियो पे जाते हैं, एंड पोर्टफोलियो पे आपने जाके देखा कि लेट्स से निधि जैन के अंदर में हाइब्रिड के अंदर में कुछ इन्वेस्टमेंट है। तो आपने देखा कि लेट्स से इसका हाइब्रिड में जो इन्वेस्टमेंट है उससे मेरे को किसी एक पर्टिकुलर स्कीम से मुझे SWP चाहिए। तो ICICI मल्टी एसेट के अंदर में 3.5 लाख रुपया डाला हुआ था जिसका वैल्यू भी 4,35,000 रुपया है। आपने कहा कि लेट से मुझे 7 या 7.2% करके विड्रॉल देना है, तो 4,35,000 का अगर मैं 7 या 7.2% जोड़ूंगा तो लगभग लगभग साल का 30,000 रुपीज आएगा। मुझे महीना महीना SWP चाहिए, यानी कि मुझे महीना महीना 2,500 रुपए का SWP चाहिए। राइट, अब मैं यही ट्रेड सिस्टम में मारूंगा। तो मैंने ICICI मल्टी एसेट पे क्लिक किया एंड आई विल क्लिक ऑन SWP। अब मैं SWP सेटअप कर रहा हूँ क्लाइंट का। तो पूछ रहा है सर SWP क्या हिसाब से चाहिए, मैंने कहा भाई मुझे मंथली SWP चाहिए। सर विड्रॉल अमाउंट कितना चाहिए, तो मैंने कहा विड्रॉल अमाउंट 2,500 रुपया महीना करके चाहिए। सर कब से आपको SWP चाहिए, तो मैंने कहा भाई हर महीने की 5 तारीख को मुझे SWP चाहिए। दोस्तों ये याद रखिएगा कि 5 तारीख अगर आपका SWP डेट अगर है तो 5 तारीख को रिडेम्पशन होता है, T+2 पे पैसे आते हैं। तो आप मान के चलो कि 5 तारीख का SWP डेट अगर आप दिए हो तो अप्रोक्सीमेटली 8-9 तारीख के आसपास आपको SWP मिलेगा राइट अकाउंट में। और ये कब तक मुझे चाहिए, तो सर आप जितना समय तक आप चाहो, मैंने कहा लेट से 2040 तक मुझे SWP चाहिए। तो मैंने 2040 तक मारा और इफ आई क्लिक ऑन ट्रांजैक्ट नाउ तो क्लाइंट के पास में लिंक चला जाएगा। क्लाइंट विल हैव टू ऑथराइज दैट, ऑन दैट बेसिस योर SWP विल स्टार्ट। सो आई होप
दिस इज हाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि एसडब्ल्यूपी इलस्ट्रेशन कैसे बनाते हैं, एसडब्ल्यूपी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड अल्टीमेटली एसडब्ल्यूपी का ट्रेड कैसे मारते हैं, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। सुभाषिता पूछ रहे हैं सीएजीआर शोज डिफरेंट ऑन होम पेज एंड पोर्टफोलियो पेज। सर देखो, होम पेज पे जो आपको दिखाता है ना सीएजीआर, दैट इज योर सीएजीआर ऑन योर ओवरऑल पोर्टफोलियो। मतलब आपने पहले दिन से अभी तक में जो इन्वेस्टमेंट किया है, आप देखिएगा कि मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल किसी स्कीम में एसटीपी किया था या किसी स्कीम से आपने एसडब्ल्यूपी किया था, तो क्या होता है कि हर बार आप कहीं ना कुछ बेच के निकल जा रहे हो, और कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट बुक करते चले जा रहे हो। तो आप जब पोर्टफोलियो पेज पे जाकर के सुभाषिता जब आप चेक करते हो कि आपका क्या रिटर्न बैठ रहा है, तो वहां पर आपको लाइव पोर्टफोलियो का यानी कि पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट का आपको सीएजीआर रिटर्न दिखाता है। लेकिन आप जब होम स्क्रीन पे देखते हो तो आपको पोर्टफोलियो समरी रिपोर्ट का आपको सीएजीआर रिटर्न्स दिखाता है। मतलब आपका सिंस इंसेप्शन जो यूनिट आपने खाली भी कर दिया, जीरो भी कर दिया, उसका रिटर्न भी जोड़ करके आपको बताता है। तो इसीलिए एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम यू विल सी दैट द आउटसाइड सीएजीआर रिटर्न एंड द इनसाइड सीएजीआर रिटर्न might vary, right? Okay, आगे बढ़ते हैं। If there is any other question, can I use the same mobile number and mail ID for both the client and his or her spouse for IN creation? Yes, साजिद दा, अगर आपको फॉर एग्जांपल हितेश जैन इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसने अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दिया, और अभी निधि जैन में भी मुझे इन्वेस्टमेंट करा रहा है, उसमें भी अगर वो अपना पर्सनल मोबाइल नंबर देना चाहता है तो वो दे सकता है। द ओनली डिफरेंस विल बी कि उसका डिक्लेरेशन उसको अलग रखना पड़ेगा। सो जब मैं अपना मोबाइल नंबर अपने इन्वेस्टमेंट में दे रहा हूं तो मैं डिक्लेरेशन सेल्फ का दूंगा, और वही जब मैं अपने वाइफ के इन्वेस्टमेंट में अगर अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूं तो मैं वहां पर मेल मोबाइल रिलेशनशिप में मैं स्पाउस लिखूंगा। तो उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। इसके अलावा आई कैन सी दैट देयर आर लॉट ऑफ हैंड्स रेस्ड, तो मैं एक एक करके अभी सबको डिस्कस करता हूँ। लेट्स से ओके, ओके पार्टिसिपेंट्स, मैं एक्चुअली अपने फोन से थोड़ा सा अटेंड कर इसको टॉगल कर रहा हूँ, तो बोल के थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। रंजीत दा, आपने अपना हैंड रेज कर रखा है, सो आप अपना एक बार सवाल कर लीजिए, अनम्यूट करके सवाल कर लीजिए रंजीत दा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक्चुअली कुछ दिन पहले मैं जब ट्रेड मारने गए थे मैंने ऐप से, तो ट्रेड मारने के बाद केवाईसी प्रोसेस फुलफिल करके जब मैं आयन प्रोसेस किया वो भी कंप्लीट हो गया। तो क्लाइंट का मेल पे जस्ट आयन एंड फटका कॉन्फर्मेशन लिंक गया, ठीक है। करेक्ट, उसके बाद आईआईएन एंड फटका कॉन्फर्मेशन लिंक में वो मैंने एक्सेप्ट किया उसको, क्लिक कर दिया, लिंक करेक्ट। को। लेकिन उसके बाद वो उसका फाटका लिंक नहीं गया। तो ओके, मैंने आधा घंटा एक घंटा बैठे रहे उसका घर में, फिर भी उसका कोई मेल नहीं आया। मैंने जो फाटका का जो अलग सा मेल आता है, ओके, तो मैं वेब लॉगिंग में गया। वेब लॉगिंग में जाके मैं एनएससी ऑनलाइन में जाके पोर्टफोलियो में जाके उस क्लाइंट को देखा रहा है, एक पेंडिंग देखा रहा है। ओके, तो पेंडिंग शो शो में जाके मैंने जब उसको फिर से मेल भेजा था, तो उसको मेल गया, फटका का मेल गया। ओके, तो मेल जाने के बाद उस मेल को भी एक्सेप्ट किया उसको। ओके, लेकिन मैं आईआईएन एंड फटका कॉन्फर्मेशन करने के बाद भी मेरा ऐप में पेंडिंग मैंने इनएक्टिव दिखा रहा था, ओके, ठीक है। तो 3-4 दिन ऐसा इनएक्टिव गया, तो मैं सपोर्ट में कॉल करके बोला कि मेरा ये प्रॉब्लम है, तो सपोर्ट से हमको उसको एक्टिव किया। ओके। तो सर मेरा तो ऐसा क्यों हुआ? क्वेश्चन है कि ऐसा एक्चुअली ऐसा क्लाइंट का घर में बैठ के अगर ये प्रोसेस नहीं मैंने रंजीता, फुलफिल नहीं। आप जो बोल रहे हो ना, आप एकदम परफेक्ट बोल रहे हो, और ऐसा मैं भी फेस करता हूँ। ऐसा क्यों होता है, अब मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ, तो क्या है कि आप क्लियर हो जाओगे कि फिर अगर आपके एंड पे नहीं हुआ तो बैक एंड वाला कैसे करा दिया। सो आई टेल यू व्हाट इज द प्रोसेस फ्लो। प्रोसेस फ्लो सेज दैट आप जब किसी क्लाइंट का डिजिटल आईएन बनाते हो, तो डिजिटल आईएन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कब होता है? जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, रादर तीन कंडीशंस। एक डिजिटल आयन तब हमारा एक्टिवेट होता है जब पहला बात क्लाइंट का आयन कंफर्मेशन लिंक को वो क्लिक कर दे, जो कि आपने किया। सेकंड, जब वो फाटका कंफर्म कर दे, जो कि आपने इवेंचुअली करवा दिया। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज कि जब उसका बैंक में पेनी ड्रॉप हो जाए। जब बैंक में पेनी ड्रॉप हो जाता है तब माना जाता है कि हाँ, क्लाइंट का अकाउंट जो लिंक किया गया है वो एक्टिव अकाउंट है। कई बार रंजीता ऐसा देखा जाता है कि जब एनएससी में पेनी ड्रॉप करने गई ना,
तो क्लाइंट का फॉर सम रीजन वो पेनी ड्रॉप नहीं हुआ, तो अगर मतलब वी सी दैट आउट ऑफ 10 केसेस देयर आर एटलीस्ट 1 to 2 केस विच सो हैपेंस कि क्लाइंट का पेनी ड्रॉप फेल हो जाता है, और ऐसे केस में उस क्लाइंट को वो इनएक्टिव करके छोड़ देता है। नाउ फॉर दोज केसेस देन व्हाट वी डू इज दैट वी देन फॉलो इट अप विद एनएससी। हम एनएससी को फोन लगाते हैं, उनको हम प्रूफ्स भेज देते हैं कि सर ये देखो ये बैंक डिटेल है, ये इसका आइन कंफर्मेशन हो चुका है, एंड ऑन दैट बेसिस एनएससी गाइज देन डू एन एक्टिवेशन एट देयर एंड। ठीक है, सो मेरा सिर्फ ये कहना रंजीता कि इफ यू ट्राई 10 केसेस यू विल सी दैट एटलीस्ट 8 केसेस में आपका ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा, अज्यूमिंग कि आपका केवाईसी वैलिडेटेड है, अज्यूमिंग कि आपने एन एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक किया, अज्यूमिंग कि आपने केवाईसी किया है और आपका पेनी ड्रॉप अगर हो गया हो तो। सो इसीलिए रंजीता आपके साथ जो हुआ, आई एम अज्यूमिंग 99% यही हुआ होगा कि उसका पेनी ड्रॉप फेल हो गया होगा, जिस वजह से वो सिस्टम से ऑटोमेटिकली एक्टिवेट नहीं हुआ। बट अगेन आई विल से दैट आपको 4 दिन वेट करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज पेनी ड्रॉप इज एन इंस्टेंट थिंग। तो अगर आपने देखा कि बस 1 घंटा 2 घंटा हो गया और उसके बाद भी अगर आयन एक्टिव नहीं दिखा रहा है डिस्पाइट क्लाइंट एक्टिवेटिंग ऑन दी आयन एंड फाटका, तो प्लीज फील फ्री टू गिव अ कॉल टू दी ऑनबोर्डिंग सपोर्ट नंबर। वो लोग बैठे ही इसी काम के लिए हैं कि सर आप उनको फोन करके रंजीता बता दो कि 4 दिन वेट करने की जरूरत नहीं है दादा, ये प्रॉब्लम हुआ है। दे विल टेक इट अप विद एनएससी देन एंड देयर इटसेल्फ एंड दे विल गेट योर आयन एक्टिवेटेड। सो इसलिए प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू देम रंजीता। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट मेरे को दिख रहा है, सॉरी, नेक्स्ट दुर्गा शंकर दास जी, आपने हैंड रेस कर रखा है। सो दुर्गा शंकर जी आप काइंडली अपना अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल करिए। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग दादा। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन जो है, आप जो गोल दिखा रहा है उधर उधर जो मैपिंग का, जो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट का मैपिंग का कॉन्सेप्ट दिखाया, मान लीजिए मैंने कार खरीदने का एक प्लान है और एक फुटबॉल मैच देखने जाने का प्लान है। पहला गोल मेरा फुटबॉल मैच है, उधर मैं थोड़ा पहला का जो इन्वेस्टमेंट है, 2-4 इन्वेस्टमेंट मैपिंग ऑलरेडी कर रखा है। ओके सेकंड मेरा जो कार खरीदने का जो गोल है, वो जो पहला वाला मैपिंग उसमें किया था, उसी को इधर भी क्या मैपिंग हो रहा है? देखो मैं आपको बताता हूँ। सो दुर्गा शंकर जी, अभी क्या है ना कि मान लो अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्टी का एक आपका वर्ल्ड कप दिखाने का गोल है, एक गाड़ी खरीदने का गोल है, और ओके। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आ रहा है कि भाई आपको 20,000 रुपए का एसआईपी करना पड़ेगा ऑल टुगेदर दोनों गोल को अचीव करने के लिए। हाँ। अभी आइडियली आपको क्या करना चाहिए था कि 10-10 हजार का अगर आप 2 एसआईपी कराता, तो 10-10 हजार का 2 एसआईपी के अंदर में मेरे को एक हम मैप कर देता वर्ल्ड कप से और एक मैप कर देता हम आपका गाड़ी से। लेकिन अभी पार्टी जो है वो सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट किया है, मान लो एक ही लमसम किया है या एक ही एसआईपी किया है, तो हाँ। एक एसआईपी या एक इन्वेस्टमेंट को भी हम 2 गोल में बाइफरकेट कर सकता है, और ये हम आपको फटाफट दिखाता है कि हाउ इज दैट पॉसिबल। सो आई जस्ट क्विकली मूव ऑन टू दी ऐप। आपको फटाफट दिखाता हूँ कि ये चीज कैसे, मतलब एक ही इन्वेस्टमेंट को मेरे को 2 गोल से अगर मैप करना है, सो ये ओके। कैसे होगा। ये होता है हमारे सिस्टम में। So I'll just go on to the client. Sorry. मैं मेनू में गया, माई गोल्स में गया, एंड लेट्स से क्रिकेट वर्ल्ड कप है, एंड लेट्स से अभी जो मैंने आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप है इसको मैंने 100% एलोकेट कर रखा है वर्ल्ड कप वाले गोल पे। अब मैं इसके नीचे जो ट्रिपल डॉट है ना, मैंने इस हाँ। पे क्लिक किया। देखिए अब देखिए ये दिखा रहा है कि भाई तेरे पास में अभी 4 गोल है। अभी मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, आधा क्रिकेट वर्ल्ड कप में डालो और आधा बीएमडब्ल्यू में डालो, तो मैं इसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे 50 कर दिया और मैंने इसको यहाँ पे 50 कर दिया, राइट, और मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब देखिए मेरा ये गोल आधा आधा दोनों जगह पे मैप हो गया। सो आई होप दैट वाज व्हाट यू वर आस्किंग। थैंक यू सर। क्लियर है ना? ओके ओके चलो अभी सर, वन नेक्स्ट मोर पे क्वेश्चन। बढ़ते हैं। हाँ और बोलो, बोलिए। हाँ सर, प्रीवियस क्लास में जो आपने जो मॉक टेस्ट देने के लिए बोला था, वो तो थोड़ा सा लेट में लॉगिन किया, लेकिन उसके बाद तो मुझे पता नहीं था कि ऑफिस बंद हो जाएगा, मैं कोई हेल्प नहीं मिल पाएगा, तो अभी तक मैंने वो नहीं किया। अगर हो जाएगा तो मतलब दुर्गा शंकर जी देखो वो बैच नेक्स्ट में क्लास में मुझे आपका, नहीं दिखा रहा, मुझे कुछ दिखा नहीं रहा बैच टेस्ट वो तो जो। सो आई विल आस्क हर्षिका टू गेट इन टच विथ यू, और वो कल सुबह सुबह आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, या आप मेरे को एक बार पर्सनल में व्हाट्सएप कर देना अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, देन आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एट माई एंड ओनली। आज ही कर दूंगा आपका ये काम। ठीक ओके है, आप ओके, मेरे को थैंक यू पर्सनल सर। व्हाट्सएप पे टू डाल दो। थैंक यू। ठीक है ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप आई हैव पिंटू दा।
जस्ट अ मिनट। पिंटू दा, आपने हैंड रेस कर रखा है तो काइंडली अपने आप को अनम्यूट करिए और अपना सवाल करिए। हाँ, मेरा सवाल है कि SWP के लिए। तो मेरा 2-3 क्लाइंट का सवाल है। मान लीजिए एक क्लाइंट 2 करोड़ रुपया SWP किया है, लेकिन ओके उनका बात है कि हम हर महीना महीना हम सिस्टम से नहीं निकालूंगा, हम खुद ही जब जो जितने जरूरत है वही हम निकालेंगे। ओके तो ये क्या एक पॉसिबल? ओके, आपको क्या लगता है? हाँ, मेरे तो पॉसिबल है, लेकिन तो कोई अगर डिफरेंस क्या है इसका? कोई डिफरेंस नहीं है पिंटू, जैसे कई बार क्या होता है, क्लाइंट क्या बोलता है, दादा हम एसआईपी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हम हम्म, बिजनेस वाला आदमी है, तो अभी हमको हर महीना मेरे लिए पैसा डालना मुश्किल है। लेकिन एक काम करो, मेरा फोलियो क्रिएट कर दो, जब जब मेरे पास में सरप्लस होगा 5,000 रुपया 10,000 रुपया करके हम फोलियो में अपने आप एडिशनल परचेज टॉपअप करता रहेगा। करता है ना हम लोग, कोई जरूरी तो है नहीं कि हर क्लाइंट एसआईपी हाँ हर महीना महीना डिसिप्लिन वे में कर पाता है। तो वैसे ही अगर आपका क्लाइंट बोलता है कि भैया हमको हर महीना महीना पैसा का जरूरत नहीं पड़ता है, तो भले ही हम 2 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप मेरे को 7.2% के हिसाब से आप मेरे को हर महीना महीना 1.5 लाख रुपया मेरे अकाउंट में भेज दो, कोई जरूरत नहीं है। मेरे को जिस महीना में काम लगेगा हम अपने आप ही 2 लाख रुपया निकाल लेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्लाइंट को खाली जा करके मोबाइल ऐप से पैसा कैसे निकालते हैं वो सिखा दो। तो मैंने क्या कहा कि हाँ फॉर एग्जाम्पल मेरा जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो अभी मैं आप लोग को दिखाया, उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट में मेरा कोई SWP नहीं चल रहा है। ठीक है। अब अगर मान लो इस महीना मेरे को 50,000 रुपये का जरूरत है, पूजा आ गया है, अभी पूजा के अंदर में हमको भी कुछ शॉपिंग करना है, या अभी राखी था तो राखी के लिए हमको कुछ परचेजिंग करना था, तो हमको करना क्या है, मैं खाली अपना इन्वेस्टमेंट में जाऊंगा, उस पर्टिकुलर स्कीम में जाऊंगा, और जो रिडेम्पशन वाला बटन है उस पर क्लिक करके 50,000 रुपये निकाल लूंगा। सो इट इज वेरी सिंपल। तो कोई जरूरी सिंपल, नहीं वो तो कि हम क्लाइंट। हाँ यही बोलिए। बोला उनको उनको हम यही बोला। तो कुछ दिक्कत है इसके अंदर में? नहीं नहीं। तो बस सिंपल है, तो क्लाइंट को आप बोलो कि दादा आपको जब जरूरत पड़ेगा आप खुद से भी कर सकता है, अदरवाइज पिंटू कुमार कौर इज 1 कॉल अवे। आपको जब जरूरत पड़ेगा आप मेरे को फोन लगा देना, हम संग संग आपको लिंक भेज देगा, आप उसको ऑथराइज कर देना, 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, बस एकदम सिंपल है। हमारा सब ऑल क्लाइंट को हम सिखा दिया, वो सब क्लाइंट खुद ही सब कुछ करता है। परफेक्ट है पिंटू, तो हम तो बोल ही रहे कि आपका ऐप में बहुत लोग डरता है कि दादा हम ऐप इसलिए नहीं देगा क्योंकि वहां पे रिडेम्पशन बटन है, और रिडेम्पशन बटन क्लाइंट अगर क्लिक कर देगा तो हम इतना मेहनत से पैसा लाया वो सारा पैसा निकल जाएगा। मैं सब लोगों को एक ही बात बोलता हूँ कि बॉस अगर रिडेम्पशन बटन अगर उस ऐप में है तो उसी के बगल में परचेज बटन भी है। सो अगर क्लाइंट को अच्छा रिटर्न अगर आएगा ना तो वो परचेज बटन ज्यादा दबाएगा कंपेयर टू रिडेम्पशन ज्यादा बटन। हाँ, यस एंड यस। अल्टीमेटली ये याद रखिएगा पिंटू दा कि पैसा जो है वो क्लाइंट का है, मेरा और आपका नहीं है वो पैसा। एकदम तो एकदम। क्लाइंट अपना पैसा से जो करना चाहे वो करेगा। सो हम्म। प्लीज आई विल हम रिकमेंड हम एवरीवन यही कि बोलता है जो स्टॉप 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 छोड़ के सब कुछ आप कर सकते हैं। यस, एसआईपी स्टॉप अगर करना है, या स्टॉप। फिर जो मुरली राव जी कह रहे हैं कि अगर टॉपअप एसआईपी मेरे को मारना है, तो उसके लिए आपको हेड ऑफिस को फोन करना पड़ेगा। हम लोग आपका फोन आने पर संग संग एक आपको लिंक भेज देगा, आप बस उसको ऑथराइज कर दीजिए, आपका एसआईपी स्टॉप हो जाएगा या आपका एसआईपी टॉपअप हो जाएगा। राइट। ठीक है। चलो आगे बढ़ता है। ओके, सो आई जस्ट नेक्स्ट अप मेरे को दिख रहे हैं देवतोष दा, आपने अपना हैंड रेस कर रखा है, सो आप अपना सवाल करो देवतोष दा। হ্যালো। हाँ देवतोष दा बोलो। হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, বলছি আমরা যখন ওই ডিজিটালে আমরা আইএন করছি আর কেওয়াইসি করছি, এখানে শুধু দেখছি যে ওই ওগুলো সব হয়ে গেল, আইআইএন হয়ে গেছে অ্যাক্টিভ, কেওয়াইসি অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে, কিন্তু ম্যান্ডেট সিগনেচারের জন্য প্রবলেম হয়েছে। ওটা ফিজিক্যালি না করে যদি আমরা আবার কি ওটা করতে পারবো ডিজিটালের মাধ্যমে? यस यस यस, सो मैंने आज आपको वो दिखाया नहीं, बट अभी आपने ये सवाल पूछा है तो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। सो देवतोष दा कह रहे हैं कि दादा मैंने एक बार क्लाइंट का, आपको मैं एक बार म्यूट कर दे रहा हूँ देवतोष दा। हाँ, तो मैंने देवतोष दा क्या कह रहे हैं कि दादा देखो मैंने आपका ऑनबोर्डिंग सिस्टम से केवाईसी मार दिया, आईएन मार दिया, आईएन एक्टिव भी हो गया, ठीक है, लेकिन मैंडेट जो फिजिकल मैंडेट उसका जमा हुआ था वो रिजेक्ट हो गया क्योंकि क्लाइंट का मान लो साइन मिसमैच था या कोई भी रीजन से मैंडेट रिजेक्ट हो गया। तो ऐसे केस के अंदर में
हम क्या क्लाइंट्स को डिजिटल मैंडेट करा पाएंगे? तो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ कि हाउ इज दैट पॉसिबल। सो अपने को करना क्या है, अगेन आई विल गो टू द फिनोमैटिक ऐप। ठीक है, अभी मान लो क्लाइंट जो है वो अगेन हितेश जैन है, और हितेश जैन का आपको एक ई मैंडेट मारना है। सो आप क्या करेंगे, आप हितेश पे गए, आप हितेश जैन के अंदर घुसे, एंड देन अभी आपको हितेश जैन का एक ई मैंडेट मारना है। तो आप जब मेनू पे क्लिक करेंगे ना, तो आप देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल बोल के एक बटन है। मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, आई जस्ट क्लियर दिस। यस, सो अगर आप लोग एक सेकेंड, एक सेकेंड, आप देखिए यहाँ पर आपको एक इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल बोल के बटन दिखा रहा है। यहाँ से आपको क्लाइंट का मेनू में जा करके आपको उसका मैंडेट बनाना है। तो कैसे मैंडेट बनाएंगे, अभी मैं आपको वो फटाफट दिखाता हूँ। सो आई क्लिक ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल। अभी क्योंकि मेरा यहाँ पर फैमिली रैपिंग किया हुआ था, तो बोल करके मेरे को सारा क्लाइंट यहाँ दिखा रहा है, और सारा क्लाइंट के सामने में ग्रीन डॉट है। इसका मतलब ये सारे के सारे आईएन एक्टिव है। हर नाम के नीचे उसका आईएन नंबर दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या कहा कि मैं हितेश चंद में जाकर के ऐड मैंडेट करूंगा। तो मैंने कहा ऐड मैंडेट पे क्लिक किया। अभी ये पूछ रहा है भैया कौन सा बैंक से आपको मैंडेट करना है। तो मैंने आपको दिखाया था कि मेरा 2 बैंक आपके पास में लिंक था, एक 2664 मेरा पार्क स्ट्रीट अकाउंट है, और एक 2991 मेरा गुड़गांव अकाउंट है। तो मैंने 2664 पे क्लिक किया कि मेरे को उससे मैंडेट बनाना है। ठीक है, अभी ये बोल रहा है सर नैच मैंडेट बनेगा कि फिजिकल मैंडेट बनेगा। सो नैच मैंडेट इज दैट ई मैंडेट जो कि क्लाइंट अपना नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड का डिटेल डाल करके कर सकता है। एंड फिजिकल मैंडेट इज दैट मैंडेट जो कि क्लाइंट पेपर वर्क के बेसिस पे करता है। सो मैंने कहा सर नैच मैंडेट से करेंगे, और लेट से मैं नेट बैंकिंग से करना चाहूंगा, राइट, या मैं डेबिट कार्ड से करना चाहूंगा। अभी मैक्सिमम क्लाइंट में डेबिट कार्ड होता है। और कितना रुपए का सर मैंडेट मारना है? सर मैं चाहता हूँ कि मैं 5 लाख रुपए का मैंडेट मारने जा रहा हूँ, राइट। और ये स्टार्ट डेट कब का है? सर स्टार्ट डेट है 19 अगस्त, यानी कि आज से ही इसका स्टार्ट डेट कर देते हैं। आप चाहो तो इसको कल से भी स्टार्ट डेट कर सकते हो। और एंड कब का है? सर ये बाय डिफॉल्ट 2054 जो कि मैक्सिमम पीरियड है वो पकड़ लेता है। अब आपने इसको सबमिट मारना है। सबमिट मारते ही बोलता है मैंडेट क्रिएटेड सक्सेसफुली। मैंडेट तो क्रिएट हो गया, अभी लिंक गया है क्लाइंट के पास में उसको ऑथराइज करने के लिए। तो अब आपको क्लाइंट के मेल पर जाकर के उस लिंक को एक्सेप्ट करने का होगा। तो देखो मैं क्लाइंट के मेल पे जा रहा हूँ, और देखिए सबसे ऊपर में जो मेल आया है दैट इज एन ACH ई मैंडेट रजिस्टर मेल। मैंने इस पे क्लिक किया, तो बोल रहा है सर ग्रीटिंग्स फ्रॉम NSE वगैरह वगैरह। अभी आपका मैंडेट बनाना है, तो यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है मैं इस लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी लिंक पे क्लिक करने पर देखिए मेरे सामने में एक ई मैंडेट का नैच का फॉर्म खुल रहा है, और यहाँ पर अब एक एक करके सारे के सारे डिटेल्स दिखा रहा है। क्या बता रहा है सर? ये बता रहा है कि सर ये 10 मिनट के लिए लिंक चालू रहेगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि NSE क्लियरिंग को पैसा जाएगा, हितेश जैन के अकाउंट से जाएगा, ये मेरा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वगैरह दिखा रहा है, इस बैंक अकाउंट से आएगा। सर 5 लाख का मैंडेट बनाना है, ये स्टार्ट डेट एंड डेट है, ये रेकरिंग मैंडेट बनेगा इस आई नंबर से। अब ये बोल रहा है कि सर आपने डेबिट कार्ड चॉइस किया था, तो यहाँ पर आप अपना डेबिट कार्ड नंबर डाल दीजिए, यहाँ पर आप अपना डेबिट कार्ड का पिन डाल दीजिए, यहाँ पर आप डेबिट कार्ड का एक्सपायरी डेट डाल दीजिए, और उसके बाद आप इसको क्लिक करके आप क्लिक करिए कि आई एग्री, और यहाँ पर आप सबमिट दबा दीजिए। इतना करने से आपका सर डेबिट मैंडेट रजिस्टर हो जाएगा। 3 दिन के बाद में आप अपना ट्रांजैक्शन कर पाएंगे थ्रू दिस ई मैंडेट। सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे बाय विच आप किसी भी क्लाइंट का ई मैंडेट कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पास ना बहुत लोग ये क्वेरी करते हैं कि सर मैं पार्टी से इन्वेस्टमेंट तो कराना चाहता हूँ, लेकिन पार्टी के पास ना चेक का बुक नहीं है, चेक लीफ नहीं है, और पार्टी के पास ना नेट बैंकिंग भी नहीं है, बट हाँ पार्टी के पास डेबिट कार्ड है, UPI है। तो ऐसे केस में मैं क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट कैसे कराऊं? तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि आप एक बार क्लाइंट को जब डिजिटली ऑनबोर्ड कर देते हो, तो डिजिटली ऑनबोर्ड करने के बाद में आपने सिर्फ उस क्लाइंट का ई मैंडेट बनाना है। तो अगर डेबिट कार्ड क्लाइंट के पास में है तो उसका ई मैंडेट बन जाएगा। इनफैक्ट अब तो आधार से भी ई मैंडेट बनना चालू हो गया है कोई कोई बैंक के अंदर में। तो अब आप खाली अपने डेबिट कार्ड से ई मैंडेट मारिए, और वो 3 दिन के अंदर में रजिस्टर हो जाएगा। आप 3 दिन बाद उस डेबिट मैंडेट को रेफरेंस रख करके आप अपना इन्वेस्टमेंट करा सकते हो, राइट। ओके। मुरली जी पूछ रहे ई मैंडेट आधार बेस्ड भी हो रहा है क्या? जी हाँ मुरली जी, अभी आधार बेस्ड भी ई मैंडेट स्टार्ट हो गया है, बट सारी बैंकों में नहीं आया है, कुछ कुछ बैंक में आया है। उसका लिस्ट अभी मेरे पास में नहीं है, मेरे पास लिस्ट आने से मैं शेयर करूंगा। बट आई कैन ओनली टेल यू कि जो बड़े बड़े बैंक है उसके अंदर में है, तो आप कर लीजिए। जैसे आप खुद ही बोल रहे हो कि सर आपने एक्सिस बैंक में किया है, तो यस एक्सिस बैंक बीइंग अ बिग बैंक, तो इसके अंदर में ये मैंडेट होता है। ओके, आई अगेन क्विकली मूव ऑन, एंड नाउ आई हैव टू फ्यू मोर हैंड्स रेस्ड। सो देवदोष आई होप आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एंड हु नेक्स्ट?
अभी मेरे पास में जगन्नाथ माता जी हैं, तो जगन्नाथ जी पहले मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं दुर्गा शंकर जी को वापस अनम्यूट करूंगा। सो जगन्नाथ जी अपना क्वेश्चन करिए। जगन्नाथ माता जी आप अपने आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप अपना सवाल करिए। अनम्यूट करना होगा दादा। हेलो सर। हाँ आवाज आ रहा है अभी। হ্যাঁ স্যার, আমি ক্লায়েন্টের কেওয়াইসি আন্ডার প্রসেসে আছে আর আইএন অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে, কিন্তু স্যার ব্যাংকের যে ডকুমেন্টস ওটা সাবমিট করতে স্যার আমি ভুলে গেছি। ওটা স্যার কিভাবে হবে একটু ব্যাংকের ডকুমেন্ট ভুলে গেছি আমি বুঝতে পারি না আপনি কি বলেছেন। आप बंगला में बोलो, हम बंगला समझता है। হ্যাঁ, ব্যাংকের চেক আর সিগনেচার ওটা আপলোড করতে ভুলে গেছি স্যার। ठीक अच्छे। अभी आप जो इन्वेस्टमेंट कराने का सोच रहे हैं जगन्नाथ दा, उसमें आप कौन सा पेमेंट मोड से आप इन्वेस्टमेंट कराना चाह रहे हैं? आपका आयन तो एक्टिव हो गया ना, तो अभी आपको सिग्नेचर और वो चेक का इमेज से कोई काम नहीं है। आयन एक्टिव हो गया तो अब आप सब कुछ कर सकता है। अभी आप बताओ कि आप जो इन्वेस्टमेंट कराने का सोच रहा है, वो क्या आप चेक से इन्वेस्टमेंट कराएगा कि यूपीआई से कराएगा, कि क्या क्या चीज से आप इन्वेस्टमेंट कराने का सोचा है? চেক সে नेट बैंकिंग से या चेक से आप बोल रहे हैं ना? तो मेरा क्या कहना है कि अभी হ্যাঁ जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले ट्रेड मारना सिखाया ना, तो अभी क्लाइंट का आयन एक्टिव हो गया है ना, तो बस आप उस क्लाइंट में जाओ और आप वहीं से अपना ट्रेड मार दो। फॉर एग्जाम्पल अपना क्लाइंट का नाम बोलो, आपका क्लाइंट का नाम बताओ। जगन्नाथ दा, आपका नाम, क्लाइंट का नाम? দিগন্ত বেরা, দিগন্ত বেরা, दिगंत। ডি तो এস वही জি दिगंत तो এস बेरा, টি। ये आपका क्लाइंट आ गया सबसे ऊपर में। अब मैं इस क्लाइंट पे जब क्लिक कर रहा हूँ, হ্যাঁ अभी देखिए सर कोई इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है, बट आपने, अब मैं जब प्रोफाइल में जा रहा हूँ पहले, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि प्रोफाइल में क्लाइंट आपका आइन एक्टिव दिखा रहा है, क्योंकि वहां पे ग्रीन डॉट है, मतलब अब मैं इसका ट्रेड मार सकता हूँ। तो अभी मैं जाऊंगा न्यू इन्वेस्ट, और न्यू इन्वेस्ट पे जाकर के दिगंत बेरा पे क्लिक किया। पहले ही केवाईसी स्टेटस चेक करेगा, ये देख रहा है कि सर केवाईसी आपका सिर्फ रजिस्टर्ड है, ये आपका वैलिडेट नहीं हुआ है अभी तक। तो इसके लिए ये आपको डू केवाईसी का बटन আচ্ছা दिखा रहा है और बोल रहा है कि भाई आपका, तो मतलब हो सकता है ये अंडर प्रोसेस है। तो जब ये आपका वैलिडेट हो जाएगा तभी आपको सारा इन्वेस्टमेंट करने देगा, बट फिर भी अभी मैं प्रोसीड एनीवे कर रहा हूँ। और अब मैं कहता हूँ कि भाई হ্যাঁ मुझे लेट से बजाज का, लेट से मुझे को फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट मारना है, कोई फोलियो नहीं है, ग्रोथ ऑप्शन में मारना है, और लेट से 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, वन टाइम करना है, पेमेंट मोड मान लो यूपीआई करना है। ठीक है। एंड आप इसको ঠিক। सेंड लिंक ऑन मेल करेंगे और यहाँ पे बाई बटन दबा देंगे, क्लाइंट का लिंक जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो वेरी सिंपल प्रोसेस, ये आप ही का क्लाइंट था। ওকে ठीक है दादा। ওকে স্যার। अभी ঠিক नेक्स्ट, ঠিক ঠিক। ओके दादा। सो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में जगन्नाथ जी, आपका फिर से एक बार हैंड रेज हुआ था, तो एक बार आप अपना सवाल कर लीजिए। आई थिंक दिस विल बी द लास्ट क्वेरी दैट आई हो विल गया टेक फॉर टुडे। या हो गया सर मेरा। हो गया सॉल्व, ओके वेरी गुड। ठीक है। सो आई थिंक आज का डिस्कशन काफी अच्छा रह गया, आप लोग बहुत कुछ सीखा है। सो अब आप लोग इसको यूज करना चालू करिए। ठीक है। एंड आई होप आप लोग सब कुछ धीरे धीरे करके काम सीख जाएगा। आई होप ये जो हम लोग सीरीज में आप लोगों को काम सिखा रहे हैं, अगस्त सीरीज में मैं पर्सनली आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। आई वुड ओनली से प्लीज, कोई भी प्रॉब्लम हो, रीच आउट टू अस, डू अटेंड ऑल आवर इवनिंग अड्डा बैच। एंड मेरा गारंटी है कि मैं आपको महीना भर के अंदर में आपको मैं सारा काम सिखा दूंगा। सो प्लीज डू अटेंड द नेक्स्ट इवनिंग अड्डा क्लास, जो भी स्केड्यूल के हिसाब से है, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग ऑल ऑफ यू एट दैट टाइम। ठीक है, टिल देन टेक केयर। ओके, चलो बाय बाय।